हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम स्टार्ट करेंगे 2022 में जो पेपर आया था हमारा एकेटीयू में उसका सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जो पेपर है जो कि लास्ट ईयर एकेटीयू में आया था, उसी का सॉल्यूशन आज हम करेंगे कंप्लीट। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी पहले से ही सॉल्व किए हुए हैं, जिससे आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना हो और आप इन क्वेश्चन को अपने आप प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, ये सभी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें, तभी उसका आपको बेनिफिट होगा। तो 2022 में जो एकेटीयू में जो क्वेश्चन पेपर आया था, है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का, उसी को हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहां पर 3 सेक्शन हमारे पास होंगे। सेक्शन ए, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट ईयर तक जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पेपर आता था वो 100 मार्क्स का था, है ना। तो सेक्शन ए में यहां पर 2-2 मार्क्स, 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सेक्शन बी में भी 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और सेक्शन सी में भी। अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार हमारे पास सेक्शन ए में 2-2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन होंगे 10 की जगह पर, ठीक है ना। 2-2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन होंगे, यही अंतर होगा। क्वेश्चन वैसे ही होंगे, केवल नंबरिंग कम हो गई है। अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी भी वैसा ही रहेगा जैसा इसमें है, बस नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होंगे, मार्क्स डिक्रीज हो जाएगा। सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 7 मार्क्स का होगा। तो पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही आने हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए, ठीक है ना। सेक्शन ए में देखिए, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है तो आप क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं। जो हमारा सेक्शन ए है उसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, सेक्शन ए में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ द मैट्रिक्स ए। देखिए, यहां पर आपको क्वेश्चन गिवन है, इफ द मैट्रिक्स ए, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और आपको इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। ध्यान दीजिए, इफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और फाइंड द आइगन वैल्यू, यहां पर आइगन वैल्यू है, फाइंड द आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस 5a प्लस 8i, इसकी हमें आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब जरा यहां पर ध्यान दें, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसकी आइगन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने यूनिट 1 में आइगन वैल्यूज टॉपिक जब पढ़ा था तो वहां पर हमने आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ये क्वेश्चन एक्चुअल में आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अभी आपको इस पे फोकस नहीं करना है, अभी आपको फोकस इस बात पे करना है कि मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम प्रॉपर्टी का यूज करके ए क्यूब प्लस 5a प्लस 8i की आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, क्या तरीका है फाइंड आउट करने का, आप अच्छे से जानते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो आपको सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखनी होगी, है ना। तो यहां पर देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगी, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ये आप लिखेंगे। यहां पर a क्या है, गिवन मैट्रिक्स, लैम्डा एक स्केलर है और i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए, जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स लिखते हैं, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो क्या तरीका होता है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स है, इस डायगोनल एलिमेंट में से लैम्डा को माइनस कर देंगे। ये आपको अच्छे से आता है ना। तो हमारे पास ये जो डिटरमिनेंट बन जाएगा इस मैट्रिक्स का, तो पहले तो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -1 माइनस लैम्डा, -3 माइनस लैम्डा और -2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको एक्सपेंड कर देना है। क्या करना है, एक्सपेंड कर देना। अब यहां पर देखो, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आइगन वैल्यूज की, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर जो गिवन मैट्रिक्स है, अगर वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर। तो देखिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, कौन से एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, ये वाले जो एलिमेंट्स है, यही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती हैं। तो आप इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर कैलकुलेट किया है जिससे आपको प्रॉपर मेथड भी समझ में आ जाए। मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया अलोंग C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि इसमें 2 0 आ रहे हैं। और इसको एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास यहां पर ये इक्वेशन आ गई। फिर यहां से लैम्डा की हमारे पास 3 वैल्यू आई, लैम्डा इक्वल टू -1, लैम्डा इक्वल टू 3 और लैम्डा इक्वल टू -2। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स भी यही है। देखो, -1, 3 और -2, यानी कि कहने का मतलब यह है
कि मुझे इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे प्रॉपर्टी मालूम है तो मैं ये आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूं, है ना, डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई, लेकिन ध्यान दीजिए ये आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स ए की है और हमें आइगन वैल्यूज इसकी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट होगी? तो देखिए वहां पर हमने आइगन वैल्यूज में जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। देखिए कैसे, देखिए अगर आपको ए की आइगन वैल्यू मालूम है तो ए क्यूब की आइगन वैल्यू क्या होगी, उसी आइगन वैल्यू को आप क्यूब कर दीजिए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है आइगन वैल्यूज ऑफ ए तो हमें पता चल गया, अब हमें आइगन वैल्यूज ऑफ इसकी आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप यहां पर लैम्डा की जगह -1, देखिए व्हेन लैम्डा इक्वल टू -1 आप पहली वाली आइगन वैल्यू लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहां पर जहां पर भी ए आ रहा है वहां लैम्डा पुट कर देंगे, ए क्यूब प्लस 5a प्लस 8i इक्वल टू ए की जगह लैम्डा की वैल्यू, फिर यहां पर भी पुट करेंगे और यहां भी देखिए ये आई है, आई की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो 1 1 1 होगी। तो यहां पर आई की जगह 1 आ जाएगा। तो देखिए -1 की पावर 3 -1 -5 प्लस 8 तीनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास ए क्यूब प्लस 5a प्लस 8i है इसकी पहली आइगन वैल्यू हो गई 2। दिस इज द फर्स्ट आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक। अब आगे चलते हैं, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3, है ना, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3। अब आप क्या करेंगे, अगेन आप इसको लिखेंगे और यहां पर ए की जगह 3 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50, यानी कि दिस इज द सेकंड आइगन वैल्यू। उसके बाद आप लैम्डा की जगह -2 पुट करेंगे, है ना, व्हेन लैम्डा इक्वल टू -2। अब यहां पर आप सभी जगह -2 रख देंगे तो दिस इज द थर्ड आइगन वैल्यू, यानी कि आपको गिवन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं वो ये आई हैं। तो देखिए यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं ना, वो आइगन वैल्यू ए की तो कैलकुलेट कर लेते हैं लेकिन इसकी कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान रखें, आपको आइगन वैल्यू इसकी पूछी है, ए की नहीं पूछी है, ठीक। तो यहां पर आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो देखिए आप प्रॉपर्टी का यूज करिए, प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्ट ये आइगन वैल्यू लिखें और उसके बाद इसमें पुट करें तो आपका ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से इसको प्रॉपर्टी का यूज करके अगर आप करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए 1 का बी पार्ट, ये भी अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 का बी पार्ट क्या है, रिड्यूस द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को आपको रिड्यूस करना है इनटू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है, एंड फाइंड इट्स रैंक, और इसकी रैंक को फाइंड करना है। देखिए मैं बार बार आपको जब यूनिट 1 भी हम पढ़ रहे थे या मैंने जब रिवीजन आपको कराया तो बार बार मैंने आपको बोला था कि आइगन वैल्यूज जो टॉपिक है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का क्वेश्चन हमेशा आता है। इस पेपर में भी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के 2 क्वेश्चन है, एक 2 मार्क्स में और एक अभी आगे आएगा। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज रैंक। अब आप देखिए यहां पर रैंक का क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स में ही। देखिए क्या है, रिड्यूस द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, और नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद आपको इसकी रैंक कैलकुलेट करनी है। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, क्या तरीका होता है नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का। तो देखिए यहां पर हम यूज करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये नॉर्मल फॉर्म मैट्रिक्स होगी कैसी, देखिए नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक्चुअल में हम मैट्रिक्स को आइडेंटिटी फॉर्म में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म बनाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे यहां पर ये 2/3 की मैट्रिक्स है तो इसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितनी बन सकती है, 2/2 की बन सकती है ना, 3/3 तो नहीं बन सकती क्योंकि इसका ऑर्डर ही 2/3 है। तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके लिए हम सबसे पहले यहां पर क्या बनाएंगे, 1। तो यहां पर ऑलरेडी 1 है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1 के नीचे 0 बनाएंगे, तो यहां पर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे और 1 के नीचे बनाएंगे 0। कैसे बनेगा, इस रो में से इस रो को माइनस कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। देखिए इस 3 को 0 बनाना है तो इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो, तो हमारे पास ये 0 बन गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए 1 के नीचे 0 बन गया, अब 1 के सामने दोनों 0 बनाने। देखिए नॉर्मल फॉर्म में हम यही करते हैं, पहले हम इसको 1 बनाते हैं, फिर इसके नीचे 0 बनाते हैं, फिर इसके सामने 0 बनाते हैं। तो हमने ये 0 बना दिया, अब इसको और इसको 0 बनाएंगे। तो देखो इसके लिए मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया, C2 में चेंज, C2 में से C1 को माइनस करेंगे, C3 में चेंज, C3 माइनस C1, और आपके ये दोनों भी 0 बन गए। तो 1 के नीचे भी 0 बन गया, 1 के राइट साइड में भी 0 बन गया। अब क्या करेंगे, अब इसको 1 बनाएंगे। तो देखिए इसको 1 बनाने का क्या तरीका है, आप इस सेकंड रो को -2 से डिवाइड कर दीजिए या -1/2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो देखो दोनों 1 बन गए। अब क्या करना है, अब आपको इसको 0 बनाना है।
तो ये जीरो बहुत आसानी से बन जाएगा इसकी हेल्प से। तो C3 में चेंज C3 माइनस C2, ये जीरो बन गया। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है वो 2/2 की बन रही है। कितने की बन रही है? 2/2 की। तो यानी कि इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। बात समझ में आ गई? ये क्या है? नॉर्मल फॉर्म है। इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई 2/2 ऑर्डर की। और मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, ठीक है ना, वही हमारी रैंक होती है। तो अगर आप यहां पर देखें तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है, तो इस मैट्रिक्स की हमारी रैंक आ गई 2। तो बहुत आसानी के साथ आप रैंक को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लिया गया। नॉर्मल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर नॉर्मल फॉर्म से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इस पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का सी। देखिए 1 के सी की अगर हम बात करें तो आप जैसा कि जानते हैं हमारा सिलेबस जो है वो चेंज हुआ, इस बार अपडेट हुआ मैथमेटिक्स का। तो अब इस पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, लास्ट ईयर हमारे सिलेबस में थे। जैसे 1 का सी पार्ट है, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद 1 का डी, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 1 का सी भी नहीं है, 1 का डी भी नहीं है और 1 का जी, ये तीनों पार्ट अब हमारे प्रेजेंट सिलेबस में नहीं है। तो हम अब सीधे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 1 का ई। देखिए 1 का ई, देखिए 1 का ई क्या है? स्टेट आइलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर पूछे जा रहे हैं। क्या है? स्टेट आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। केवल आपको आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट पूछा है। और हम बार बार बात कर रहे थे कि जब हम यूनिट 2 पढ़ रहे थे तो आइलर्स थ्योरम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए यहां पर सीधे सीधे आपको आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ लिया 2 मार्क्स में। आइलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट आपको याद होगा, मैंने 2 स्टेटमेंट आपको बताए थे, एक 2 वेरिएबल के लिए और एक 3 वेरिएबल के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिख दिए। अगर आप एक स्टेटमेंट भी लिखेंगे तो भी आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे। तो देखिए क्या है स्टेटमेंट? इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, अगर हमारे पास u एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री n है, और ठीक है ना, u क्या है? एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है? n है। और वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें? x एंड y, यानी कि इसमें 2 वेरिएबल है x और y। तो देखिए अकॉर्डिंग टू आइलर्स थ्योरम, x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to nu, and this is the important स्टेटमेंट ऑफ आइलर्स थ्योरम, जिसके ऊपर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे जो एकेटीयू एग्जामिनेशन में रेगुलर पूछे जाते हैं। हाँ तो स्टेटमेंट है। और अगर इसी स्टेटमेंट को हमें 3 वेरिएबल के लिए लिखना हो तो उसमें केवल z और आ जाएगा और हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव है, ध्यान रखना, x del u upon del x plus y del u upon del y plus z del u upon del z is equal to n into u। तो ये हमारे पास क्या है? आइलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट है, जो कि यूनिट नंबर 2 का क्या है? टॉपिक है। ठीक है ना, आइलर्स थ्योरम। तो आइलर्स थ्योरम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको करने हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हमारे पास आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का भी क्वेश्चन आ गया है ना, और होमोजीनियस यहां पर आइलर्स थ्योरम भी हमारे पास आ गई, और नॉर्मल फॉर्म मेथड भी हमारे पास आ गया, यानी कि सब इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 का एफ, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। यहां पर फंक्शन मैं लिख देता हूं, कंप्लीट नहीं लिखा। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। अब जरा ध्यान दीजिए कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करना है ना, यानी कि ये क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा का। देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा में हमें 2 चीज पढ़ी थी, एक मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर 2 वेरिएबल्स और दूसरा टॉपिक था मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल्स वाला आता है लैग्रांजे मेथड। जब हम 3 वेरिएबल होते हैं हमारे पास तो हम उसको सॉल्व करते हैं लैग्रांजे मेथड से, एंड लैग्रांजे मेथड आपको मालूम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर 2 वेरिएबल से। अब देखिए यहां पर हमसे क्या पूछा? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या है? यानी कि यहां पर हमारे पास हमसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी किसी फंक्शन की, हमसे सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स पूछा है, जिसको हम जनरली बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। तो देखिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है तो
तो उसके स्टेशनरी पॉइंट को निकालने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले आप गिवन फंक्शन लिखेंगे, फिर उसमें आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है? फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद आप डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे, यानी कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक, चलिए अब यहां पर देखो मैंने तीन और चीजें कैलकुलेट की हुई हैं, आर एस एन टी। हालांकि यहां पर क्योंकि हमसे केवल क्रिटिकल पॉइंट्स पूछे हैं तो हमें इनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती फंक्शन की या मिनिमम वैल्यू पूछी होती तब हम आर एस टी को कैलकुलेट करते। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स को 0 पुट करेंगे और इसको 0 पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी? y की वैल्यू, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a। ठीक, उसके बाद डेल एफ अपॉन डेल वाई को 0 पुट करेंगे और इसको आप जैसे ही 0 पुट करेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई को, तो आपके पास एक और इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन हमारी हो गई 2। अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान देना, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिए, देखिए ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a है और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स है। तो आप क्या करिए, यहां से y की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स की पावर 4 इक्वल टू ए क्यूब एक्स। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक्स की पावर 4 माइनस ए क्यूब एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो कुछ बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं वो? ध्यान दीजिए, वो गलती ये करते हैं कि यहां पर इसको इस तरह से लिखेंगे। ध्यान दे जरा, हाँ देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है एक्स की पावर 4 माइनस ए क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, जो कि गलत तरीका है। आप मैथमेटिक्स में ऐसा करते हैं तो ये गलत मेथड है। और यहां पर फिर एक एक्स के एक एक्स को काट देंगे और यहां पर एक्स क्यूब इक्वल टू ए क्यूब आ जाएगा और वो एक्स की वैल्यू लिखेंगे ए। ये बेटा गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि देखिए आप यहां वेरिएबल से वेरिएबल को इस तरह से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, आपको इसको लेफ्ट में ही रखना होगा। क्योंकि देखो यहां से एक्स की वैल्यू ए आ गई, लेकिन एक और वैल्यू आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। तो यहां से इसको एक्स को कॉमन लेंगे, आप इसके फैक्टर करेंगे और यहां पर आएगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहां पर देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, तो ये एक्स और एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब यहां पर इसका फॉर्मूले को ओपन करेंगे, एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में ए एक्स इक्वल टू में 0। तो देखो ये क्वांटिटी 0 हो नहीं सकती, तो ये दोनों 0 होंगे, तो यहां से x की दो वैल्यू आएंगे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a। देखिए ये आगे दोनों x इक्वल टू 0 x इक्वल टू a। अब जरा ध्यान दीजिए, व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो आप ध्यान दीजिए अगर x 0 है तो y भी तो 0 होगा, है ना। और व्हेन x इक्वल टू a, अगर x a है तो y भी a होगा। इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट या कह सकते हैं जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो क्या हो गए, 0,0 और a, एंड दीज आर नोन एज स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट्स। देखिए आपसे क्रिटिकल पॉइंट्स पूछे हो या स्टेशनरी पॉइंट्स पूछे हो, आपको एक ही चीज कैलकुलेट करनी है ना। और तरीका कैलकुलेट करने का मैंने आपको बता दिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको केवल डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई लिखना है, इनको 0 पुट कर देना है और यहां से वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारा आ गया। उसके बाद 1 का जी पार्ट अगेन हमारे सिलेबस में नहीं है, 1 का जी पार्ट, है ना, तो 1 का जी भी सिलेबस में नहीं है। अब सीधे चलते 1 का एच पार्ट। 1 का एच पार्ट, देखिए 1 के एच में क्या है, फाइंड द वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि ट्रिपल इंटीग्रल है dx dy dz। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसे कैलकुलेट करेंगे अब जरा यहां पर ध्यान देना। देखो ध्यान दीजिए लिमिट पर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर लिमिट 0 से x प्लस वाई है। मैंने आपको बताया था कि जब ट्रिपल इंटीग्रल हो या डबल इंटीग्रल हो, जो वेरिएबल लिमिट होती है वो अंदर की तरफ आती है और कांस्टेंट लिमिट बाहर की साइड में आती है। आप देख सकते हैं यहां पर ये वेरिएबल लिमिट है और ये कांस्टेंट लिमिट है ना। और वेरिएबल लिमिट में भी अगर 2 वेरिएबल है तो सबसे अंदर आएगा, 1 वेरिएबल है बीच में आएगा और कांस्टेंट वाला बाहर आएगा। तो वैसा ही है। अब यहां पर सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी लिमिट x की है, कौन सी लिमिट y की है और कौन सी लिमिट z की है। तो बहुत ज्यादा आसान है ये आइडेंटिफाई करना। देखो यहां पर y और x और y आ रहा है, इसका मतलब x और y आ रहा है, तो ये लिमिट x और y की तो नहीं है,
किसकी है? जेड की लिमिट है। ये किसकी लिमिट है? जेड की लिमिट है, ठीक है ना। तो ये लिमिट होगी हमारे पास जेड की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर देखिए अगर यहां एक्स और वाई आ रहा है तो लिमिट एक्स और वाई की नहीं होगी, फिर जेड की होगी। यहां पर एक्स आ रहा है तो इसका मतलब ये लिमिट एक्स की नहीं है। अब ये लिमिट वाई की है कि जेड की है? देखो जेड की लिमिट आ चुकी, इसका मतलब ये वाई की होगी, और लास्ट वाला बच गया हमारे पास एक्स। तो ये जेड की लिमिट, वाई की लिमिट और एक्स की लिमिट। अब देखो क्या करेंगे, अब जरा ध्यान देना, यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले अंदर वाले इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे अंदर वाला जो इंटीग्रल है वो ये है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर डी जेड को सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि ये जेड की लिमिट है। तो सबसे पहले हम जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? जेड के रेस्पेक्ट में। यानी कि पहले मैं ये वाला पार्ट इंटीग्रेट करूंगा, ये वाला पार्ट, इसीलिए मैंने डी जेड को पहले लिख दिया। अब देखो क्या होगा, डी जेड का इंटीग्रेशन जेड है ना। अब यहां लिमिट लगा दी हमने ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अब जरा ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स बचा। अब क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास अब ये y की लिमिट है, तो अब इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि इतने इतने पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, और इस पार्ट को इंटीग्रेट करके हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसको x का इंटीग्रेशन एक्स वाई, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2, 0 से x लिमिट हो गई। अब आप क्या करेंगे, यहां पर ये 0 से 1 है। अब देखिए यहां पर y की जगह x पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर आप x पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। ना लिमिट 0 से 1 है, लिमिट क्या है? 0 से 1। इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 3/2 को मैंने बाहर लिख दिया और अंदर बचा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर अब इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अब x ही बचा है। तो ये एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से 1 लिमिट हो गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपके पास 1/3 आ जाएगा, और फाइनली इसका आंसर आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो देखिए ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना, छोटा ही क्वेश्चन है, आप करेंगे बहुत जल्दी आप इसको कर लेंगे। तो देखो यहां पर ट्रिपल इंटीग्रल था, क्या था? ट्रिपल इंटीग्रल। तो ट्रिपल इंटीग्रल में अंदर की साइड से इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, डबल इंटीग्रेशन में भी अंदर की साइड से स्टार्ट करते हैं। लिमिट का आप ध्यान रखें, किसको पहले इंटीग्रेट करना है, किसको बाद में इंटीग्रेट करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और लिमिट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई ये लिमिट किसकी है, एक्स की है, वाई की है, जेड की है। अगर यही नहीं पता चलेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। तो चलिए ये तो बात हुई लिमिट की। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया 1/2। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पर भी, अब ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन था भाई? मल्टीपल इंटीग्रेशन, हमने यूनिट नंबर 4 पढ़ी है, तो उसमें हमने सबसे पहले डबल इंटीग्रल पढ़ा था, है ना। डबल इंटीग्रल के बाद हमने ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ा, तो ट्रिपल इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का आई, है ना, 1 का आई, फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। हमें इस गिवन सरफेस पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। किस पॉइंट पर निकालना है? इस गिवन पॉइंट पर निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिए। अब ये क्वेश्चन आता है हमारे पास यूनिट 5 से, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना है। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? ग्रेडियंट का। क्यों है ग्रेडियंट का? क्योंकि देखो सरफेस के ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर निकालने का मेथड क्या होता है? ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट को ही हम, ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट। तो देखिए ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि वो सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर होता है ना। तो यहां पर ग्रेडियंट का क्वेश्चन है, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो सबसे पहले तो हमने सरफेस को लिख लिया, सबसे पहले क्या किया? सरफेस लिखा हमने। अब देखो ये हमारे पास सरफेस की इक्वेशन है, ठीक। अब इस सरफेस की इक्वेशन को मैंने मान लिया फाई। क्या मान लिया? फाई। स्टैंडर्ड नोटेशन हम जनरली फाई का यूज करते हैं, तो मैंने इस सरफेस को फाई ले लिया, फाई मान लिया इसको। तो ये फाई आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा? इस सरफेस का निकालूंगा ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये हमारा फॉर्मूला है ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने का ना। अब देखो जरा ध्यान देना, मैंने यहां पर नॉर्मल वेक्टर क्यों लिखा है? क्योंकि जो ग्रेडियंट होता है वो नॉर्मल वेक्टर ही होता है। अगर आप किसी सरफेस का ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक्चुअल में वो उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इस ग्रेडियंट फाई की जगह क्या लिख दिया? नॉर्मल वेक्टर। यानी कि ये जो आ रहा है आपके पास नॉर्मल वेक्टर, ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, ठीक। अच्छा, अब ये नॉर्मल वेक्टर हमें किस पॉइंट पर निकालना है? 1, 0, -1 पे। तो देखो x की जगह 1 पुट कर दिया मैंने, x की जगह 1, y की जगह 0 और z की जगह -1। तो देखो जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2i कैप हो जाएगा,
और जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 खत्म हो जाएगा, देखो आ भी नहीं रहा j कैप। और उसके बाद जब यहां पर आप z की जगह माइनस पुट करेंगे तो ये प्लस का 2k कैप आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास n वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। लेकिन हमसे तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा था, ये तो नॉर्मल आया है। तो देखिए किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना बहुत ज्यादा आसान है। क्या करेंगे आप, देखिए मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो हम इसको n वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए n वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 2k कैप, और इसको डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड क्या होता है, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j है नहीं तो उसका भी स्क्वायर होता है। तो ये आपका आ गया √8। √8 को आप लिख सकते हैं 2√2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन सरफेस। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए अगर आप ध्यान से समझ के पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि देखो यहां पर कहीं लिखा नहीं है ग्रेडियंट, लेकिन हमें ग्रेडियंट का यूज किया, क्यों, क्योंकि जो ग्रेडियंट होता है वो एक्चुअल में नॉर्मल वेक्टर होता है, वही उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। तो ये हमारा 1 का आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का जे, यानी कि 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, स्टोक्स थ्योरम। क्या है, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यूनिट 5 का ये टॉपिक है हमारा स्टोक्स थ्योरम, जहां पर हमने 3 थ्योरम पढ़ी थी, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तीनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना है। तो यहां पर सीधे सीधे स्टेटमेंट है स्टोक्स थ्योरम का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था व्हाट इज स्टोक्स थ्योरम, तो देखिए स्टोक्स थ्योरम में एक्चुअल में लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल का रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। अब आपको 2 नंबर में पूछा तो आपको बेटा ये स्टेटमेंट याद करना होगा, आपको स्टेटमेंट लिखना है। क्या है स्टेटमेंट, इफ एस इज एन ओपन सरफेस, अगर एस हमारे पास कोई ओपन सरफेस है, बाउंडेड बाई ए क्लोज सरफेस क्लोज कर्व सी, है ना, और सी कर्व से क्या है, क्लोज्ड है, एंड और आपको यहां पर एक एफ वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया आपको, इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन हैविंग कंटीन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इसके जितने भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो सब क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टोक्स थ्योरम को आपको लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, केवल थ्योरी लिख देते हैं ये, और इसको नहीं लिखते, तो उनको मार्क्स नहीं मिलते, है ना। एक बार को अगर आप ये थ्योरी नहीं लिख रहे हैं और आप ये लिख रहे हैं तो शायद आपको 2 में से 1 मार्क्स मिल जाएगा, और हो सकता है कि 2 भी मिल जाए, लेकिन अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए स्टेटमेंट के साथ साथ इसको जरूर लिखें, इंपॉर्टेंट है। किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट आपसे पूछा हो तो स्टोक्स थ्योरम हमारे पास ये हमारा, तो 2 मार्क्स में देखिए हमारे पास 10 क्वेश्चन थे, और इन 10 क्वेश्चन में से अब हमारे पास 1, 2 और 3, है ना, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब सिलेबस में नहीं है, और बाकी मैंने 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता दिया, है ना। तो अब हमारे पास इस बार जो पेपर आएगा वहां तो हमें सेक्शन ए में इसी तरह के 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है ना। और यहां पर जनरली चॉइस नहीं होती है, आपको 7 के 7 ही अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक। चलिए अब चलते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी, देखिए सेक्शन बी में टोटल इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं, 5, जिसमें से 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब यहां पर 3, देखिए अब मैं इस पेपर की बात करूं तो इस पेपर में जो यहां पर 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी कि इसमें हमें केवल, मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, वो 2 क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा हूं जो सिलेबस में नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कैले हैमिल्टन थ्योरम, पहले भी मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप अगर सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस आप करेंगे, समझ के क्वेश्चंस करेंगे, तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो आपने पहले नहीं कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल कैले हैमिल्टन थ्योरम का कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, तो अब ऐसा नहीं है कि अगर इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर सकते। आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको मेथड आता है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में यही इंपॉर्टेंट होता है, मैथमेटिक्स में जरूरी नहीं जो क्वेश्चन आपने किया हो वही आए, हाँ आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी आए तो आपको अगर मेथड आता है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहां पर हमारे पास कैले हैमिल्टन थ्योरम, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है, और ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है ना। तो देखिए कैले हैमिल्टन थ्योरम के नो डाउट जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से लेंथी होते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से करें,
कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखिए उसके बाद देखिए क्या करना है, कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। अब जरा यहां ध्यान देना, यहां पर ए इनवर्स आप कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से ही कैलकुलेट करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको इनवर्स कैलकुलेट करना आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, वो मेथड आप यहां पर नहीं लगाएंगे, यहां हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद आपको इसकी वैल्यू भी इवेल्युएट करनी है ना। अब जरा यहां पर थोड़ा सा जो एग्जाम में क्वेश्चन है ये, तो वहां पर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, सब कुछ क्वेश्चन यही है, इसमें आपको देखिए यहां पर तो लिखा है इवेल्युएट, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसमें इसके इक्वल टू में, एक्चुअल में जो इसको इवेल्युएट करके इसका आंसर आएगा वो आंसर इसके इक्वल में लिखा और आपसे प्रूव करने के लिए बोला है कि इसको प्रूव करिए कि ये इसके इक्वल है। यानी कि वो तो और आसान हो गया भाई, आपको मालूम है आपको क्या लेकर के आना है ना, यहां तो इवेल्युएट करना है। चलिए अब देखिए जरा क्वेश्चन को, तो क्या करेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान करिए। कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, है ना। यानी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखेंगे। देखिए ये लिखिए, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान देंगे, कैरेक्टरिस्टिक ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहां पर मैंने क्या किया, जो मैट्रिक्स है, जब हम ए माइनस लैम्डा आई करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि डायगोनल वाले एलिमेंट में से लैम्डा को माइनस कर देते हैं, तो ये लैम्डा हमारा क्या हो गया, इसमें से माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब हमें इसको एक्सपेंड करना है। क्या करना है, एक्सपेंड करना। अब देखो इसको एक्सपेंड करने के दो मेथड है बेटा, मैं आपको दोनों बता चुका हूं। एक तो ये कि आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें, डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी आपका आंसर वही आएगा, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंड करने से थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर आप इसको 1 या 2 किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आपकी एक बड़ी सी इक्वेशन बनेगी, उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, जैसा कि यहां आ रही है, ये रही, इस तरह की क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। या फिर दूसरा मेथड इसका ये होता है जो यहां पर मैंने लिखा, जरा ध्यान दीजिए, लैम्डा क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। याद करिए कैले हैमिल्टन थ्योरम में हम ऐसा ही करते थे। एक्चुअल में यहां पर क्या है, यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाती है, छोटा नहीं होता कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन आसान होती है, कम नहीं होती है, ठीक है। कैलकुलेशन तो यहां पर भी आपको समय तो यहां पर भी कंज्यूम होगा आपका, लेकिन ये कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसमें देखो क्या है, जो S1 है, S1 क्या है, एक्चुअल में जो S1 है वो डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। देखिए 2 + 1 + 2 डायगोनल एलिमेंट का सम, और जो S2 है, S2 क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स के जो माइनर होते हैं उनका सम होता है। डायगोनल एलिमेंट के माइनर कैसे निकलते हैं, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर की मैं बात करूं, जैसे सबसे पहले ये 2 है, इसका माइनर क्या होगा, आप इस रो को और इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे। देखिए ये 2 जिस रो में आ रहा है उस रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये जो बचेगा 1,0 और 1,2 ये 2 का माइनर होगा, तो हमने 2 का माइनर लिखा। उसी तरह से फिर हम 1 का माइनर लिखेंगे। देखो 1 का माइनर क्या होगा, इस रो को और इस कॉलम को काट दो, तो 2 1 1 2 इसका माइनर आ गया। ऐसे ही फिर आप थर्ड डायगोनल एलिमेंट इसका माइनर लिखेंगे, तो ये हमारे पास माइनर आ जाएगा, और फिर इन तीनों को सिंप्लीफाई करके ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, S2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ रही है 7। तो S1 आ गया 5, S2 आ गया 7। उसके बाद हमें निकालना है डिटरमिनेंट। अब इस A का डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप इसका डिटरमिनेंट ले लीजिए। तो डिटरमिनेंट जब आप लेंगे तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब इन तीनों वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दीजिए। देखिए S1 कितना आया था 5, तो लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 कितना आया था 7, तो देखो 7 लैम्डा आ गया, और डिटरमिनेंट आया था 3, तो -3 = 0 आ गया। ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। एंड अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो आप यहां पर लैम्डा की जगह ए पुट कर देंगे, लैम्डा की जगह अगर आप यहां पर ए पुट कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशंस आ जाएगी, ठीक है ना, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब हमें ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि इसकी जो लेफ्ट साइड का सम है वो 0 के बराबर है, तब हमारा प्रूफ होगा कि कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। यानी कि आपको इसको लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना होगा। अब लेफ्ट साइड में देखो जरा क्या क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में a³ आ रहा है, a² भी आ रहा है ना।
यहां पर ए है और यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आप ए क्यूब को कैलकुलेट कर लें। ए क्यूब कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए सबसे पहले आप ए स्क्वायर कैलकुलेट करें। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर। फिर आपको ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब कैसे आएगा, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए क्यूब इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया ए क्यूब। तो देखो आपके पास ए क्यूब भी आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया। अब आप क्या करेंगे, उठा के इसकी लेफ्ट साइड में रख दीजिए, जो कैले हैमिल्टन थ्योरम की लेफ्ट साइड है ना, इसमें पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज को। तो आप जैसे ही सारी वैल्यूज को पुट करेंगे यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0 आ गया और हम कह सकते हैं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई हो गई है। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखिए कैले हैमिल्टन थ्योरम में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार केवल आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो अगर आपसे केवल कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए बोला है, तो आप केवल यहीं तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। कैले हैमिल्टन थ्योरम में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वेरिफिकेशन वाले, यहां तक का, इस एक क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैले हैमिल्टन थ्योरम में क्या करना है। उसके बाद आपको निकालना है इसमें ए इनवर्स, है ना। नाउ ए इनवर्स कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए। तो हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर दिया, तो अब हम दोबारा से इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखेंगे और इसमें देखो जरा क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इस इक्वेशन में हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। अब मल्टीप्लीकेशन 2 तरीके से कर सकते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, कोई भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्री का मतलब होता है कि इनवर्स को पहले लिखेंगे और ए इनवर्स को पहले लिखेंगे और बाकी को बाद में लिखेंगे। जैसे यहां देखो, ए क्यूब को जब मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स पहले लिखा, ए क्यूब बाद में लिखा। फिर ए स्क्वायर से पहले ए इनवर्स, ए से पहले ए इनवर्स, आई से पहले ए इनवर्स, इसको कहते हैं प्री मल्टीप्लाई। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ठीक, अब यहां जरा ध्यान से देखना, आपको देखो मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। ये आप सबको मालूम होगा, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई। अब जरा ध्यान देना, यहां ए क्यूब है और ये ए इनवर्स है। ए क्यूब को मैं लिख सकता हूं ए इंटू ए स्क्वायर, है ना, ए इंटू ए स्क्वायर। देखो ए इनवर्स ए इंटू ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, आई। तो आई इंटू ए स्क्वायर। और आप अच्छे से जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। भाई आई मैट्रिक्स में वैसे ही काम करता है जैसे नंबर में 1 काम करता है। 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। आई से आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो देखो मैंने इसकी जगह डायरेक्ट लिख दिया ए स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा ए, यहां पर आई और यहां पर आ जाएगा ए इनवर्स। अब अगर आप इस इक्वेशन में ध्यान से देखें तो देखो यहां पर ए इनवर्स आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस ए इनवर्स को एक साइड कर लेते हैं और बाकी सबको दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहां से हमारे पास 3 ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। अब हमारे पास देखो ए स्क्वायर भी है, ए भी है, आई भी है, सारी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 3 ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी और यहां से 3 को नीचे ले जाएं तो हमारे पास ये ए इनवर्स आ जाएगा। तो यानी कि हमने ए इनवर्स को कैलकुलेट कर लिया विदाउट यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर कैले हैमिल्टन थ्योरम में आपसे ए इनवर्स पूछा जाए तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे जैसे मैंने यहां पर बताया। ठीक है, अच्छा ये हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चन में आपसे कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे और बोलेंगे कि ए इनवर्स को फाइंड आउट करिए। उसके बाद अब देखो यहां पर और भी आगे पूछा गया, अब आपसे पूछा है कि इसको इवेल्युएट करो, है ना, या इसको प्रूव करो, वो इक्वल टू में आपको नंबर्स मैट्रिक्स गिवन होगी। तो कैसे इवेल्युएट करेंगे इसको जरा ध्यान से देखें। देखो हाँ, ये हमें इवेल्युएट करना है, यहां तक हमारा हो गया, इनवर्स आ गया, इसको हमें इवेल्युएट करना है, ये है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, देखो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है कैले हैमिल्टन थ्योरम की, ये क्या है, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i इक्वल टू 0 है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसमें से a की पावर 5 को कॉमन ले लूं, a की पावर 5 क्या ले लूं, कॉमन, तो ये जो यहां से यहां तक वाला पार्ट है, यहां से यहां तक वाला पार्ट है, इसमें a क्यूब, अगर a की पावर 5 को कॉमन ले लें तो देखो क्या बचेगा, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i। और एग्जैक्टली सेम यही चीज यहां पर भी है। तो इसका मतलब यहां से मैं a5 को जैसे ही कॉमन ले रहा हूं, मेरा ये पार्ट 0 हो जा रहा है, यानी कि ये इतना इतना पार्ट क्या हो जा रहा है, 0। आसान हो गया। आगे देखो जरा, अगर इसी तरीके से मैं आगे देखूं तो आगे देखो यहां वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें से अगर मैं a को कॉमन लूं तो ये a क्यूब आ रहा है, ये माइनस 5a स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहां पर 7a नहीं आ रहा है ना। तो क्या कर सकते हैं,
इस 8a स्क्वायर को पहले आप 7a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दीजिए, और ये जो -2 है इसको -3a प्लस a लिख दीजिए। ऐसा लिखने से क्या होगा, देखो 7a में से एक a बाहर आ जाएगा, 7a बचेगा, है ना। उसके बाद जो हमारा ये -3a है इसमें से a बाहर आ गया तो ये -3i बचा, और अगेन इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो देखो हमारे पास ये दोनों पार्ट कितने आसान, 0 खत्म हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, देखिए a स्क्वायर ये बचा, और a ये बचा है, और i ये बचा, इतना पार्ट बचा हमारे पास। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस a प्लस i ये पार्ट बचा। a स्क्वायर हमारे पास है, a हमारे पास है, i हमारे पास है, सबको ऐड कर दीजिए और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है, यहां पर क्या पूछा है जरा ध्यान देना। यहां से इवेल्युएट करने के लिए नहीं बोला, यहां बोला प्रूव दैट, प्रूव करिए। क्या प्रूव करिए, ये वाला, सॉरी प्रूव करिए ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इज इक्वल टू, ये हमें इसके इक्वल प्रूव करना था, यानी कि बात एक ही है, इसमें मैंने इवेल्युएट करके करा रखा है, यहां पर प्रूव करने के लिए बोला, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन है, सबको करने का तरीका एक ही है ना। बस आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी आनी चाहिए। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। तो 1 का जो बी पार्ट है, सॉरी 2 का जो बी और डी है ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना। 2 का बी और डी अब हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ u v एंड w आर द रूट्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 2 का सी पार्ट, इफ u v w आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है और u v w जो है इसके रूट्स हैं। देन फाइंड del u v w, यानी कि जैकोबियन ऑफ u v w विद रेस्पेक्ट टू x y z। आपसे जैकोबियन पूछा है, क्या पूछा है, जैकोबियन। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं कि केवल 2022 के पेपर में ही आया, ये इसके अलावा भी और भी अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना। तो जैकोबियन फाइंड करना है हमें uvw का विद रेस्पेक्ट टू x y z। अब देखो मैंने आपको जैकोबियन टॉपिक पढ़ाया था, तो जैकोबियन के हमारे टोटल 4 लेक्चर थे। कितने थे, 4 लेक्चर, जिसमें इस पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था जैकोबियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना। तो 2 लेक्चर हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन के ऊपर थे। पहला लेक्चर हमारा बेसिक था जिसमें हमने जैकोबियन को कैलकुलेट करना सीखा था, और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का ही है, जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, जरा ध्यान देंगे कैसे जैकोबियन कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहां पर इम्प्लिसिट फंक्शन है ना। सबसे पहले तो uvw जो है वो इसके रूट्स हैं, तो पहले तो हमें इसके रूट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो पहले इस क्यूबिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो लैम्डा माइनस एक्स की होल पावर 3, लैम्डा माइनस वाई की होल पावर 3, लैम्डा माइनस जेड की होल पावर 3। अब जिसको a माइनस बी का होल क्यूब नहीं आता है तो वो बेटा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब अगर आपको नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब मैंने लिखा हुआ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप इन तीनों पार्ट्स को ओपन कर देंगे। इन तीनों पार्ट्स को क्या करेंगे, आप ओपन करेंगे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। तो देखो यहां पर तीनों पार्ट्स को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। यहां पर आप देख सकते हैं तीनों पार्ट्स ओपन हो चुके हैं। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, देखो अब यहां पर ये जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन है ये लैम्डा में है, किसमें है, लैम्डा में है, ध्यान रखना। देखो तो यहां पर पहली टर्म आ रही है हमारी लैम्डा क्यूब, और लैम्डा क्यूब 3 बार आ रहा है, 1 2 3 ऐड कर लीजिए। सेम डिग्री वाली टर्म को ऐड कर लेंगे, तो लैम्डा क्यूब वाली टर्म एक साथ कर ली हमने, ऐड हो गई 3 लैम्डा क्यूब। उसके बाद लैम्डा स्क्वायर वाली जितनी टर्म है उनको एक साथ कर लिया, और जितनी भी टर्म्स लैम्डा वाली है उनको एक साथ कर लिया, और जो बची वो हमने एक साथ कर लिए। यहां पर जो क्यूबिक इक्वेशन है ध्यान रखना वो लैम्डा में है, यहां पर एक्स वाई हमारा कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई। अब यहां से देखिए हमने लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहां पर 3 लैम्डा क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा कांस्टेंट का काम कर रहा है। 3 लैम्डा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3 लैम्डा, तो ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई है, क्यूबिक इक्वेशन। अब जरा ध्यान देना क्यूबिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, देखिए क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, देखो यहां पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, वैसे ही यहां पर भी लैम्डा क्यूब का जो हमारा कोफिशिएंट है वो 3 है। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे कि ए है, अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो यहां ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैंने यहां पर वैसे एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है, अगर मैं यहां ए लिख देता हूं, ये बी हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ए की वैल्यू यहां 3 है, बी की वैल्यू यहां माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमारे पास है, और डी की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है। तो ये हमारे पास ABCD हमें पता चल गए। अब जरा ध्यान देना, अब यहां पर ध्यान से देखें जरा, यहां पर अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सम ऑफ रूट्स का, है ना। देखिए अगर दो वेरिएबल होते हैं हमारे पास, कितने वेरिएबल होते हैं, 2, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए। आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं। क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस, देखिए अब यहां पर जरा ध्यान देना, पहली बात तो UVW आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमें जो रूट्स लेने हैं वो अल्फा बीटा गामा नहीं लेने, UVW लेना है। क्या लेना है, U प्लस V प्लस W, फॉर्मूला तो वही रहेगा, है ना। देखिए सिंस UVW आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, तो U प्लस V प्लस W माइनस बी अपॉन ए, और यहां पर देखो B कितना है, B हमारे पास ये है, ये B है। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए की जगह माइनस, और यहां पर B की वैल्यू लिख देंगे जैसे कि मैंने यहां लिखी है, देखिए ये रही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, U प्लस V प्लस W इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इन सबको एक ही साइड में कर लेंगे तो हमारे पास U प्लस V प्लस W माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड आ जाएगा। और ये जो आपके पास आया है इसी को हम मान लेंगे कि ये हमारा जो है ये F1 के इक्विवेलेंट है, इसको हमने F1 एज्यूम कर लिया। अब आप इस F1 को देख सकते हैं, ये कैसा फंक्शन है, ये इंप्लिसिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंप्लिसिट। अब क्यूबिक इक्वेशन में पहला तो हमारा आ गया सम ऑफ रूट, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। अगर हम दो रूट्स को एक साथ लें और उनका मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये आ जाएगा, देखो UV VW और WU, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन ए, C अपॉन ए। अब यहां पर अगर आप C की वैल्यू देखिए, C की वैल्यू कितनी है, ये A ये B और ये C, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये C की वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा UV VW WU इक्वल टू दिस, और यहां से इसको लेफ्ट में लाएंगे और इसको मान लेंगे F2। क्या मान लेंगे, F2। तो ये हमारे पास सेकंड इंप्लिसिट फंक्शन आ गया, सेकंड इंप्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना। और उसके बाद थर्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए क्यूबिक इक्वेशन में 3 चीजें होती हैं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, और तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां पर देखो तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो तीनों का जब मल्टीप्लीकेशन किया तो यहां पर फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे डी कितना है, डी हमारे पास ये रहा और ए हमारे पास 3 है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये माइनस डी अपॉन ए, यानी कि हमारे पास F3 आ जाएगा ये। तो एक्चुअल में क्या है इस क्वेश्चन में, पहले आपको इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, इस क्यूबिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, फिर आपको इसके सम ऑफ रूट्स लिखने होंगे, उसको F1 मान लेंगे, फिर सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम लिखेंगे, उसको F2 मान लेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे और उसको F3 मान लेंगे। और ध्यान रखिए यहां पर रूट अल्फा बीटा गामा नहीं है, U V और W है। तो हमारे पास तीनों फंक्शन आ गए, क्या आ गए, हमारे पास 3 फंक्शन आ गए, F1 F2 F3, जो कि तीनों ही इंप्लिसिट है। अब इसके बाद क्या करेंगे जरा ध्यान से देखें, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, जैकोबियन फॉर इंप्लिसिट फंक्शन का ये फॉर्मूला होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैकोबियन फॉर इंप्लिसिट फंक्शन का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना, ये रहा, जैकोबियन ऑफ UVW
विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड का फॉर्मूला होगा -1 की पावर 3, है ना, जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विद रेस्पेक्ट टू UVW। अब आपको क्या करना है, पहले आप इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले आप ऊपर वाले पार्ट को कैलकुलेट करेंगे, फिर आप नीचे वाले पार्ट को कैलकुलेट करेंगे और यहां पर लाके पुट कर देंगे। देखो ऊपर वाला पार्ट ये रहा, इसका फॉर्मूला लिखा और यहां पर इसकी सारी वैल्यूज लिख दी मैंने, सारी वैल्यूज क्या हो गई, लिख दी। देखो कैसे लिखी, अब जरा ध्यान देना। जो हमारा F1 था, F1 क्या था, F1 ये रहा UVW -x -y -z, यानी कि इसमें सारे वेरिएबल अलग है, U है, V है, W है, X है, Y है, Z है, X Y Z माइनस में है। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूं मैं और डेल F1 अपॉन डेल x निकालूं तो क्या -1 नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि UVW का तो 0 हो जाएगा, x का -1, y और z का 0। क्योंकि आप अच्छे जानते हैं जब पार्शियल डेरिवेटिव किया जाता है तो पार्शियल डेरिवेटिव जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे तो सबका 0 हो जाएगा और -x का -1 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1 और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तब भी -1। तो देखो यहां पर तीनों -1 आ रहे हैं पहली रो में। उसके बाद डेल F2 अपॉन डेल x, यानी कि F2 को पार्शियल डेरिवेटिव करना है F2 का। देखो ये F2 है, अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर भी ध्यान देना x के रेस्पेक्ट में, y के और z के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो जब आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये पार्ट तो 0 होना ही है, UVW वाला, x स्क्वायर का -2x, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -2y और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -2z, ये आ गए तीनों। सिमिलरली जब आप F3 का करेंगे, F3 ये रहा, तो UVW का तो यहां भी 0 आएगा और इनका क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा सभी जगह और माइनस में ये आ जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, जरा ध्यान देंगे, इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके। देखिए मैंने आपको बताया था जैकोबियन में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज आपको करनी होंगी, है ना, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे तो आप इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट ओपन करके भी आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन बस लंबी हो जाएगी। तो मैंने यहां पर इसको प्रॉपर्टी का यूज किया, है ना, पहले यहां से -2 कॉमन ले लिया, देखो यहां से भी -1 कॉमन ले लिया, यहां से -2 कॉमन ले लिया, यहां से -1 कॉमन ले लिया, 3 माइनस कॉमन आ गए तो माइनस कॉमन आ गया बाहर और 2 कॉमन आ गया। तो ये तो पहले मैंने कॉमन ले लिया, देखो। उसके बाद हम ऑपरेशन लगा के इसको और इसको 0 बनाएंगे, इन दोनों को क्या बनाएंगे, 0। तो देखो दोनों को 0 बनाया, C2 में से C1 माइनस कर दिया और C3 में से भी C1 माइनस कर दिया, तो ये आ गया। उसके बाद मैंने यहां से y माइनस एक्स को कॉमन ले लिया और यहां से z माइनस एक्स को कॉमन ले लिया। अब जरा ध्यान देना, ये y माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ये y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये y माइनस एक्स और y प्लस एक्स होगा। इसमें से y माइनस एक्स कॉमन ले लिया और इसमें से z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो ये बच गया। उसके बाद इसको ओपन कर दिया, एक्सपेंड अलोंग R1। R1 के अलोंग क्यों किया, क्योंकि इसमें 2 0 आ रहे हैं, तो हमारे पास एक्सपेंड करने के बाद ये आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो ये वाला पार्ट है नीचे वाला, ये कैलकुलेट कर लेंगे UVW के रेस्पेक्ट में, है ना। देखिए इसको भी मैंने कैलकुलेट किया UVW। अब यहां पर देखो मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया आंसर, तो आप इसमें भी देखो आप क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर यहां से कॉमन आ जाएगा, एक्सपेंड कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर वैल्यू को पुट कर देना है और आपके पास फाइनल आंसर ये आएगा। देखो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथी जरूर है लेकिन आसान क्वेश्चन है। जैकोबियन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जैकोबियन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैकोबियन के क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, और जैकोबियन में भी सबसे इंपॉर्टेंट है जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का ही क्वेश्चन हमारे पास आया था, है ना। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 का भी सिलेबस में नहीं था, 2 का C हो गया हमारा, 2 का D अगेन सिलेबस में नहीं है, अब है 2 का E। 2 का E क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान देंगे। देखो अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन आ गया, है ना, यानी कि यूनिट नंबर 5 वेक्टर कैलकुलस, जहां पर हमने ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा था। तो देखो अभी हमारे पास स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट आया था 2 नंबर में, और अब यहां पर हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम का न्यूमेरिकल आ गया है, ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन आ गया है। और आपको अच्छे से मालूम है ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम में सबसे आसान थ्योरम होती है ग्रीन्स थ्योरम, है ना। अगर हम तीनों में कंपेयर करें तो तीनों में सबसे आसान ग्रीन है,
और कंपेयर करें तीनों में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा जो टफ है वो स्टोक थ्योरम है। चलिए तो देखिए क्या पूछा है, अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम टू इवेल्युएट। देखो यहां से इवेल्युएट करने के लिए कहा गया है, तीनों ही थ्योरम में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इवेल्युएट करने वाले और वेरीफाई करने वाले। वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन लेंथी होते हैं, इवेल्युएट करने वाले क्वेश्चन थोड़ा सा छोटे होते हैं। देखिए इवेल्युएट करना है, किसको इवेल्युएट करना है, ये हमें इंटीग्रल लिख के दे रखा है, इसको इवेल्युएट करना है। वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द एरिया एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस अपर हाफ ऑफ द सर्कल। देखो जो हमारा एरिया है, जिस रीजन में हमें इंटीग्रेट करना है वो रीजन कौन सा है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और है ना एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस एंड द अपर हाफ ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का अपर हाफ। ये सर्कल को अगर आप ध्यान दें तो ये सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होगा, इसका रेडियस जो होगा वो ए होगा। चलिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर देखो ये हमारे पास m है और ये हमारे पास n है, तो m हमें पता चल गया, दिस इज m और ये n, ठीक है ना। देखिए एक्चुअल में सबसे पहले आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, आपके पास ग्रीन्स थ्योरम। अगर आपको ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं मालूम है तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये हमारा ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। हमें करना क्या है, हमें डेल n अपॉन डेल एस फाइंड करना है, डेल m अपॉन डेल y फाइंड करना है, तभी तो हम इसको फाइंड कर पाएंगे। तो अब यहां पर ध्यान देना, और लेफ्ट साइड में क्या m dx और n dy। अब देखो इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो, तो देखो ये m हो गया और ये n हो गया। अगर आप इससे कंपेयर करते तो मैंने m लिख दिया और n लिख दिया, दोनों लिख दिए। अब यहां पर ध्यान दो, ये m है और ये n है। m को डिफरेंशिएट करना y के रेस्पेक्ट में और n को डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में पार्शियली। तो जब आप पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू -2y मिलेगी, डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू 2x मिलेगी। अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी 2x प्लस 2y। ठीक, इसका मतलब आपको इसकी वैल्यू मिल गई 2x प्लस 2y, आप यहां पर पुट कर देंगे 2x प्लस 2y। अब हमें इसका डबल इंटीग्रल करना है, जरा ध्यान देना क्या करना है, डबल इंटीग्रल। एक्चुअल में ग्रीन्स थ्योरम में करते क्या है, ग्रीन्स थ्योरम में क्या होता है, लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करते हैं। और आपको अच्छे से याद है, हमने सबसे पहले वेक्टर इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रल पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। उसके बाद हमने ग्रीन्स थ्योरम पढ़ी थी, ग्रीन्स थ्योरम में लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। फिर हमने स्टोक थ्योरम पढ़ी, जिसमें हमने लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट किया सरफेस इंटीग्रल में, और उसके बाद हमने डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी, जिसमें हमने सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट किया वॉल्यूम इंटीग्रल में। चलिए तो अब यहां पर ध्यान दें, देखिए हमें इसको इवेल्युएट करना था, यानी कि m की जगह वापस m की वैल्यू और n की वैल्यू पुट कर दी, ये तो हमें इवेल्युएट करना है। तो हम इसको इवेल्युएट ना करके ये इसके इक्वल है, हम इसको इवेल्युएट करेंगे। अब देखो जरा ध्यान देना, अब यहां पर इंपॉर्टेंट आता है कि लिमिट क्या करेंगे, लिमिट कहां से आएंगी, तो लिमिट आएंगी डायग्राम से। आप इस सर्कल को बनाइए, देखिए मैंने आगे ये सर्कल बनाया हुआ है, ये हमारा सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, जिसका रेडियस a है। तो ये a,0 हो गया, ये -a,0 हो गया, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। और हमें रीजन कौन सा लेना है, सर्कल का अपर हाफ लेना है, तो यानी कि हमें केवल इस वाले पार्ट में इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, जैसा कि मैंने यहां पर स्ट्रिप कंसीडर की है। अब जरा ध्यान से देखना, हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट देखो x की जो लिमिट है वो -a से a हो गई, यानी कि x की लिमिट कितनी हो गई, -a से a। तो देखो कांस्टेंट लिमिट हो गई -a से a। अब वेरिएबल लिमिट की बात करते हैं, y देखो कहां से कहां तक है, y यहां से स्टार्ट होगा क्योंकि अपर हाफ लेना है, तो y 0 से स्टार्ट होगा और इस सर्कल तक जाएगा। तो आप सर्कल में से y की वैल्यू निकाल लीजिए, जो आएगी √ में a² - x²। तो आप y की लिमिट हो गई 0 से लेके √ a² - x²। अब ये प्रॉब्लम हमारे पास बन गई डबल इंटीग्रल की। अब ये डबल इंटीग्रल हम कर देंगे, और जैसे ही आप डबल इंटीग्रल करेंगे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए आप जैसे ही डबल इंटीग्रल करेंगे तो आपके पास यहां पर लिमिट आप लगाएंगे, देखिए 2x + y, बहुत आसान इंटीग्रेशन है। अब ये लिमिट देखना पड़ेगा आपको, लिमिट किसकी है, देखो ये लिमिट है y की और ये लिमिट है x की। तो पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, तो x का हो जाएगा xy और y का हो जाएगा y²/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास यहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब यहां पर ध्यान देंगे, लिमिट क्या है, -a से a। अब यहां लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है -a से a वाली,
उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और देखिए जब हमारे पास लिमिट -a से a हो, अगर फंक्शन ऑड है तो वैल्यू 0 होती है, फंक्शन इवन है तो वैल्यू डबल हो जाती है और लिमिट हो जाती है 0 से a। तो देखो ये इवन फंक्शन है, क्यों है इवन? क्योंकि यहाँ x की पावर 2 आ रही है तो इवन है, यहाँ x की पावर 1 आ रही है बाहर तो ये ऑड है। क्योंकि कैसे पता चलता है इवन और ऑड का? x के प्लेस पे -x रख दीजिए, अगर वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है तो वो ऑड है। देखो यहाँ पर x की जगह -x रखूंगा ना तो इस फंक्शन का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? साइन चेंज। तो इसका मतलब ये ऑड है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। यहां पर साइन चेंज नहीं होगा, x की जगह -x रखेंगे तो उसका स्क्वायर होने के बाद वो सेम आ जाएगा। तो ये इवन है तो लिमिट हो जाएगी 0 से 2, इसका डबल हो जाएगा, इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्रीन्स थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ग्रीन्स थ्योरम में जो वेरीफाई वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करना होता है, वेरीफाई में आपको लेफ्ट वाली साइड भी कैलकुलेट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ लाइन इंटीग्रल। यहां पर लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यूज होगा और आप इस साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कौन सा है। हाँ, तो हमारा ग्रीन्स थ्योरम का यानी कि हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन। तो यहां पर हमारे पास 3 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि 2 हमारे पास ऐसे क्वेश्चन थे जो अब सिलेबस में नहीं है। अब चलते हैं सेक्शन सी में। देखिए सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी में आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन है ना। मतलब यहां पर इंटरनल चॉइस है, आपको 2 में से 1 अटेम्प्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं, ए और बी, और इन दोनों में से आपको 1 पार्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न है। और इस बार देखिए अगर आप ध्यान दें, इस बार जो हमारा पेपर आएगा उसमें भी ऐसा ही पैटर्न होगा, बस अंतर इतना होगा कि सेक्शन ए के क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन 7-7 मार्क्स के होंगे, यहां पर 10-10 मार्क्स के हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन 3 का ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यूनिट नंबर 1 में हमारे पास टॉपिक होता है सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी रेगुलर एक क्वेश्चन हमेशा आता है। अब यहां पर देखिए 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, है ना। नॉन होमोजीनियस सिस्टम वो होता है जिसमें कांस्टेंट टर्म आती है, और होमोजीनियस सिस्टम वो होता है जिसमें कांस्टेंट टर्म की जगह पर सभी जगह 0 होता है। देखो इसकी अगर आप वेरिएबल, ये तो तीनों वेरिएबल्स की टर्म है, अगर आप देखें तो राइट साइड में सब में 0 है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है, यहां पर कांस्टेंट की जगह सभी जगह 0 है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, है ना। और देखिए ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है ना, होमोजीनियस का। तो यहां पर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जरा ध्यान देंगे। देखिए जब हमारे पास सिस्टम होमोजीनियस होता है तो वहां पर 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जीरो सॉल्यूशन, ठीक है ना, या हम उसको बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन को और क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। दूसरा होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो यहां पर मेंशन है। बात समझ में आ रही है ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब देखो जरा ध्यान देना, अगर हमारे पास, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 3 इक्वेशन है, देखो सबसे पहले इन तीनों इक्वेशन को लिख देंगे, सबसे पहले इन तीनों इक्वेशन को लिखेंगे, 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशन से बनने वाली कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन सी मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यहां पर जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है उनसे बनेगी ये मैट्रिक्स। जैसे x के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में आ गए, y के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में आ गए, और z के कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में आ गए, तो इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान देना क्या करना। अब देखो यहां से आगे करने के इसके 2 मेथड है, मैंने आपको दोनों मेथड पहले करा रखे हैं लेक्चर में, है ना। अब देखिए 2 मेथड क्या है, एक मेथड तो ये है कि ये जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, देखिए होमोजेनियस सिस्टम में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आता है, जब हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक है, अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो, तभी हमारा सिस्टम का जो सॉल्यूशन होता है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। तो अब यहां पर ध्यान देना, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर इसका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल है तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 से कम आएगी। क्यों आएगी 3 से कम, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है। अगर 3 वेरिएबल है, रैंक भी 3 है, तब उसका जीरो सॉल्यूशन होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। अगर वेरिएबल 3 है और रैंक 3 से कम आ रही है, तभी उसका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल होता है।
तो यहां पर इन्होंने गिवन है कि इसका सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल है, इसका मतलब इसकी रैंक 3 से कम है, और अगर इसकी रैंक 3 से कम है तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो रैंक की हमारी डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो उसके जो ऑर्डर है, देखिए जैसे ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक 3 या 3 से कम होगी, है ना। और अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है तो इसका 3x3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं होगा। अगर इसका 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 हो गया तो इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, 3 से कम होगी। तो अब यहां पर ध्यान देना, इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक है ना वो 3 से कम है। क्यों है? क्योंकि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x3 का जो डिटरमिनेंट होगा इस मैट्रिक्स का वो 0 होगा, यानी कि ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा। हमने इसके डिटरमिनेंट को 0 कर दिया। अब देखो 0 करने के बाद अब इसको क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे? पहले हम यहां पर थोड़ा प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिससे कि आसान हो जाए। देखो यहां पर आप क्या करिए, तीनों रो को ऐड कर दीजिए। जब आप तीनों रो को ऐड करेंगे तो पहली रो सेम आ जाएगी। देखो 3k - 8 और ये 6 हो जाएगा, तो 3k - 2 इनको ऐड करेंगे, 3k - 2 इनको ऐड करेंगे, 3k - 2। अब यहां फर्स्ट रो से 3k - 2 को आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। अब फिर से आप ऑपरेशन लगा के इसको और इसको 0 बना दीजिए। दोनों को 0 बना दिया, तो जब दोनों को 0 बना देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपके पास इस फर्स्ट रो में 2 0 मिल गए, इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, और यहां से सीधा सा है 3 फैक्टर है। जब अलग अलग आप इसको भी 0 रखेंगे, इसको भी 0 रखेंगे, इसको भी 0 रखेंगे, तो k की वैल्यू 2/3 और 11/3 आ जाएगी। तो यहां से हमने k की वैल्यू को, तो देखो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत छोटा है ना। ऐसे इतने लेंथ तो एक अगर हम देखें 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो था हमारा इसमें आया था, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बराबर ही है, थोड़ा सा ही बड़ा है। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है 10 मार्क्स में। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा आया था। तो देखिए यहां पर ये होमोजीनियस सिस्टम का क्वेश्चन था। नॉन होमोजीनियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए मैक्सिमम बार जो क्वेश्चन आता है ना वो नॉन होमोजीनियस से आता है। बात अलग है कि होमोजीनियस का है, लेकिन ज्यादातर नॉन होमोजीनियस का ही क्वेश्चन पूछा जाता है AKTU एग्जामिनेशन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी का बी पार्ट। देखो ये हमारे पास ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट है। इन दोनों में से कोई एक आपको करना था। मैं दोनों बता रहा हूं, लेकिन आपको दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना होगा, है ना। तो ए पार्ट हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब देखो बी पार्ट क्या है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। अगेन देखो मैंने अभी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का क्वेश्चन एक पहले आ चुका 2 मार्क्स में, और फिर से एक क्वेश्चन आ गया 10 मार्क्स में, है ना। यानी कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का दूसरा क्वेश्चन है। तो और मैं बार बार आपको बोल चुका हूं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर आप यूनिट 1 से देखें तो यूनिट 1 से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के 2 क्वेश्चन आ गए। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम का भी क्वेश्चन हमारा आ गया। कैले हैमिल्टन थ्योरम का भी क्वेश्चन आ गया, है ना। तो लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। चलिए अब आगे देखिए जरा। हाँ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं आया, नॉर्मल फॉर्म मेथड का क्वेश्चन भी आ गया 2 मार्क्स में। इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं आया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो क्या तरीका होता है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को फाइंड करना? देखिए आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो गई, है ना। और इसको देखिए ये डिटरमिनेंट है। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, मैं अभी आपको बता चुका हूं। जो कैले हैमिल्टन थ्योरम में हमने मेथड यूज किया था S1 S2 वाला, आप उससे भी कर सकते हैं। और यहां पर मैंने डायरेक्ट करा है, क्योंकि एक्चुअल में कुछ बच्चों का मैसेज आया था मेरे पास कि सर हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहां पर देखो डायरेक्ट किया हुआ है, मैंने इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर दिया। लेकिन याद रखें जब आप डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे तो कैलकुलेशन आप देख सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपको बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो अगर देखिए अगर आप मेरे से पूछें कि कौन सा तरीका ज्यादा आसान है, तो वही तरीका आसान है जो मैंने पहले बताया था, है ना। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गलत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर मैंने डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दिया और मेरे पास ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद क्या करना है जरा ध्यान देना, इसके बाद यूज करना है कैलकुलेटर का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, जैसा कि आप 9, 10, 11, 12 में कर चुके हैं, है ना। लेकिन क्योंकि भाई हमारे पास बीटेक में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप इसमें कैलकुलेटर का यूज करें, कैलकुलेटर का यूज करें और कैलकुलेटर का यूज करके यहां से लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करें।
तो देखिए जो लैम्डा की वैल्यूज यहां से आएंगी, 3 वैल्यू, यही हमारी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। तो हमारे पास आइगन वैल्यूज आ चुकी हैं, यानी कि क्वेश्चन का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका, आइगन वैल्यूज हमारी कैलकुलेट हो चुकी। अब आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं, आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करना है। तो आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट होंगे, देखिए नॉन जीरो आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज। अब ये जो हमने आइगन वैल्यूज निकाली है 3, इन तीनों आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 आइगन वेक्टर होंगे, 3 नॉन जीरो आइगन वेक्टर होंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका स्टार्टिंग मेथड हमारा ये है, पहला स्टेप ये होगा हमारा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन होगी, जिस इक्वेशन की हेल्प से हम आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो देखो यहां पर हमने a माइनस लैम्डा आई हमने लिख दिया, ये x की वैल्यू हो गई, x हो गया हमारे पास x1 x2 x2 x1 x2 x3 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान देना। इसके बाद आपके पास जो आइगन वैल्यूज है, जैसे पहली वैल्यू 7 है, तो लैम्डा की वैन लैम्डा इक्वल टू 7, तो आप लैम्डा की जगह 7 पुट कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहां से आगे करने के आपके पास 2 तरीके हैं। क्या 2 तरीके हैं, या तो देखिए आप इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि मैंने यहां पर किया, फर्स्ट रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये आएगा, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको और इसको 0 बना सकते हैं। इन तीनों को आप क्या बनाएंगे, 0, और इनको 0 बनाने के बाद जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना। तो एक दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों मेथड पहले यूज करा रखे हैं। चलिए, मैंने यहां पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया, क्योंकि इनको 0 बनाना आसान नहीं था। यहां पर डायरेक्ट आसान है। क्यों है डायरेक्ट आसान, क्योंकि देखिए इसको और इसको 0 बनाना आसान नहीं है, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 0 बनाने में, तो हमने इसलिए डायरेक्टली लिख दिया। अब क्या करना है, जरा ध्यान देना। देखिए इनमें से आप पहली 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, वैसे कोई भी 2 को सॉल्व कर सकते, तीनों सॉल्व नहीं करनी, कोई भी 2 इक्वेशन आपस में सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। देखो 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व 1 और 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब ये मेथड आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इस मेथड का यूज होगा यहाँ पर, है ना। देखिए क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बहुत आसान होता है, ध्यान दे, मैं बताता हूं क्या करना है आपको। देखो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, तो आप इनके कोफिशिएंट लिख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं। देखो आपको कहां से शुरू करना है, x1 के कोफिशिएंट से नहीं करना, आपको x2 के कोफिशिएंट से करना है। x2 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 और यहाँ है -4, तो मैंने यहां लिखा यहां पर मैं लिख लेता हूं, चलिए यही लिख लेता हूं, कितना है 1 और -4। उसके बाद x3 का कोफिशिएंट है 1 और 2, 1 एंड 2। उसके बाद x1 के कोफिशिएंट, देखिए x2 के कोफिशिएंट लिखे, x3 के कोफिशिएंट लिखे, अब x1 के कोफिशिएंट लिखिए -5 और 2, फिर x2 का कोफिशिएंट दोबारा लिखिए इसकी क्या आगे 1 और -4। मतलब आपको इस तरह से लिखते जाना। देखो ध्यान से समझो कैसे लिखा मैंने, पहले आप x2 के कोफिशिएंट लिखो, फिर x3 के लिखो, फिर उसके बाद इसी के आगे x1 के लिखिए, फिर x2 के लिखिए। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, अब ध्यान से देखें, देखो अब आपको देखिए x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 लिखना। अब इनके अपॉन में आपको लिखते जाना। देखिए कैसे लिखेंगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 2 2, माइनस बीच में माइनस लगाएंगे, देखिए 1 इंटू 2 2 माइनस, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 4 इंटू -1 -4, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो देखो ये आ गया 2 + 4। बात समझ में आ गई। फिर आप इससे इसको मल्टीप्लाई करिए 2 माइनस, और ये हो जाएगा -10, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो 2 + 10, है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए -20, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो सॉरी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -2, तो 20 - 2, तो यहां पर इसको आ जाएगा हमारे पास ये 6, ये 12, ये 18, तीनों 6 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये 1 2 3 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आएगी x1/1 x2/2 और x3/3, और इसको हम मान लेंगे k के इक्वल। तो यहां से जब इन दोनों को आप इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू x1 की वैल्यू k आएगी, x2 की वैल्यू 2k आ जाएगी, और x3 की वैल्यू 3k आ जाएगी। तो हमारा जो पहला आइगन वेक्टर होगा उसको देखिए क्या होगा। आइगन वेक्टर क्या होता है, x1 x2 x3, यही तो आइगन वेक्टर है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, k कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा पहला आइगन वेक्टर आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 7। अब हम लेते हैं दूसरी आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1। तो सभी जगह पर लैम्डा इक्वल टू 1 जब आप पुट करेंगे, कहां पर पुट करेंगे, यहां पर लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो देखो हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा। अब इसमें देखो, अब ध्यान से देखना, अगर आप इसमें भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो तीन, देखो एक इक्वेशन यहां से बनेगी x1 x2 x3, यहां से बनेगी 2x1 2x2 2x3 इक्वल टू 0, 2 कॉमन आके उधर चला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है तीनों से ही एक इक्वेशन मिलेगी हमें बस, यानी कि तीनों से सेम इक्वेशन आ रही है, तीनों से ही सेम इक्वेशन आ रही है। बात समझ में आ रही है? आप इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको करिए, इसको करिए, यही इक्वेशन आएगी हर बार। तो अब क्या करें, तीन वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही है, तो क्या करेंगे, इसमें से कोई भी दो वेरिएबल, जैसे मैंने यहां पर x1 और x2 को मान लिया, x1 को मान लिया k1 के बराबर और x2 को मान लिया k2 के बराबर, k1 और k2, ठीक है ना। तो देखिए जब आप यहां पर x1 और x2 की वैल्यू पुट करेंगे, k1 और k2, तो आपको x3 मिल जाएगा। तो यहां पर k1 k2 प्लस x3, तो ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस k1 माइनस k2। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेकंड आइगन वेक्टर आ गया वो ये आ गया, x1 के x2 और x3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, k1 k2 माइनस k1 k2। अब इसको देखो कैसे करना आगे, यहां इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, यहां पर दो आ रहे हैं ना k1 k2, देखो पहले वाले में k1 है k2 नहीं है, तो मैं 0 k2 लिख सकता हूं। भाई आप यहां पर k2 लिख सकते हैं क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 है, तो इसका मतलब ये तो 0 ही हुआ ना, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले में k1 नहीं था, तो मैंने 0 k1 लिख दिया, और थर्ड वाले में दोनों है। अब यहां पर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। देखिए हम अगर यहां पर हमारे पास मैट्रिक्स में प्लस आ रहा है बीच में, तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्लास 12th में, है ना। तो हम इस कॉलम को अलग मैट्रिक्स में और इस कॉलम को अलग अलग मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। तो हमने दोनों को अलग अलग मैट्रिक्स में लिख दिया, दोनों में से यहां से k1 कॉमन आ गया, यहां से k2 कॉमन आ गया। तो देखो जो हमारा लैम्डा इक्वल टू 1 था, लैम्डा इक्वल टू 1, हमारे पास 1 यहां पर डबल वैल्यू आ रही थी 1 1, तो देखो 1 1 के लिए हमारे पास दो आइगन वेक्टर आ गए 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, एक ये और एक ये। तो हमारे पास टोटल 3 आइगन वेक्टर हो गए, 1 2 3 1 0 1 और 0 1 माइनस 1। तो ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो देखो आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, आइगन वेक्टर भी आसान है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये एक क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी पार्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास दो पार्ट होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा ए पार्ट है वो सिलेबस में नहीं है, 4 का ए पार्ट सिलेबस में नहीं है, और 4 का बी पार्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन है हमारा लेबनीज थ्योरम का, लेबनीज थ्योरम, है ना। अब देखिए लेबनीज थ्योरम मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, लेबनीज थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा लेबनीज थ्योरम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लेबनीज थ्योरम में दो टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। लेबनीज थ्योरम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक में हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और दूसरे में yn यानी कि जीरो पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। nth डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोल चुका हूं, लेबनीज थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का जिसका क्वेश्चन हर साल एकेटीयू में पूछा ही जाता है। मैं आपको पहले भी बार बार बोल चुका था कि लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन हमेशा एकेटीयू में आएगा ही आएगा। तो यहां पर देखिए ये भी हमारे पास लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन है। हालांकि ये जो क्वेश्चन देखिए लास्ट ईयर जो हमारा एकेटीयू का पेपर आया था वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा क्या था, डिफिकल्ट था। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन आया है ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, है ना। पहली बार ही क्वेश्चन आया था, लेकिन तरीका तो वही है भाई, क्वेश्चन चाहे लेबनीज थ्योरम का कोई भी आए, मेथड करने का क्या है, सेम है। लेबनीज थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, ठीक। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, एक्चुअल में अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमें ध्यान देना है। देखिए यहां पर क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर m है। यानी कि यहां पर आपको अगर आप देखें तो यहां पर रूट भी है और पावर भी है m। तो क्या करना होगा, आपको अच्छे से याद है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन बड़ा होता है और उसकी फिर पावर भी होती है तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें लॉग लेना पड़ता है। देखिए लेबनीज थ्योरम में क्या करते हैं हम, लेबनीज थ्योरम में पहले हम फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं।
ये हमारे पहले 3 स्टेप होते हैं। तो पहले मैं इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले इसका लॉग लेना पड़ेगा हमें, जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो हमने क्लास 12th में पढ़ा था। तो आप इसका लॉग लेंगे तो देखिए y का जब आप लॉग लेंगे दोनों साइड में, तो पहले तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 1। अब इसका दोनों तरफ लॉग लेंगे। जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log y इक्वल टू m log x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के। अब जरा ध्यान से देखना, अगर आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये कितना डिफरेंशिएशन आएगा? पहले तो आप log y का करेंगे तो 1 अपॉन y आ जाएगा, और फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 आएगा। देखिए यहां पर ध्यान देना, y कांस्टेंट नहीं है, y x का फंक्शन है, इसलिए y का डिफरेंशिएशन 0 मत कर देना। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो log y का डिफरेंशिएशन 0 लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि y x का फंक्शन है, तो 1 अपॉन y y1, फिर इधर डिफरेंशिएशन करेंगे, m तो कांस्टेंट है, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, देखो नीचे आ गया। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x का 1, और रूट का क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। देखिए लेबनिज थ्योरम में जो गिवन फंक्शन होता है उसको इक्वेशन 1 मानेंगे, उसके बाद उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई करेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? देखो इसमें जैसे कि रूट आ रहा है तो सबसे पहले इसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और जो हमारे पास आएगा उसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। क्या मानेंगे? 3। अब जरा ध्यान देना, हमें तो nth डेरिवेटिव निकालना है, y का nth डेरिवेटिव कहां पर? 0 पे। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे लेबनिज थ्योरम, है ना। नाउ अप्लाई लेबनिज थ्योरम, और लेबनिज थ्योरम आपको मालूम होगा जैसे y इक्वल टू u इंटू वी है, u इंटू वी। तो देखिए अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हो और आपको उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो, yn कैलकुलेट करना हो, तब हम यूज करते हैं लेबनिज थ्योरम का। किसका यूज करते हैं? लेबनिज थ्योरम का। और आपको मालूम है लेबनिज थ्योरम क्या होती है ना। यहां पर NC0 है ना, NC0 UN V प्लस NC1 UN -1 और V1 प्लस NC2 UN -2 एंड V2, है ना। यहां पर जो हमारे पास V1 है ना, ये क्या है? V1 एंड प्लस। तो इस तरह से करते जाते हैं, ये हमारी लेबनिज थ्योरम होती है। अब जरा ध्यान देना, इस लेबनिज थ्योरम को हमें अप्लाई करना है इस पे, और जब आप इस पे लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो देखो ये जब इसको n टाइम्स करेंगे तो yn+2 आएगा, है ना। तो यहां पर देखिए लेबनिज थ्योरम आपको बहुत अच्छे से आती होगी। ये क्वेश्चन इसके आगे बहुत आसान है। अगर आप देखें लेबनिज थ्योरम के आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो यही वाला पार्ट था। स्टार्टिंग में ही यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर सकता है, स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पर लॉग लेना पड़ेगा, उसके बाद हमें फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बाद आसान है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको डिफरेंशिएट करने में। आपको यहाँ पर लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। आप क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को v मानेंगे, y2 को u मानेंगे, यहां पर x को v मानेंगे और y1 को u मानेंगे। और यहां पर तो आपको लेबनिज थ्योरम नहीं लगानी है, सीधे y का yn हो जाएगा। तो यहां पर जब आप लेबनिज थ्योरम लगाएंगे तो आपको मिलेगी इक्वेशन नंबर 4। कौन सी इक्वेशन मिलेगी? 4th इक्वेशन। फिर आप क्या करेंगे? ये जो आपके पास 4 इक्वेशन आई है, इन चारों इक्वेशन में आप x की जगह 0 पुट करेंगे, और x की जगह 0 पुट करके आपको y की वैल्यू मिलेगी, y1 मिलेगा, y2 मिलेगा और yn मिलेगा। क्या मिलेगा? yn मिलेगा आपको। और जो आपके पास लास्ट वाली इक्वेशन होगी yn+2 वाली, लास्ट में n+2 मिलेगा, उसको इक्वेशन नंबर 5 मानेंगे। और उसके बाद आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करते जाएंगे, तो आपके पास वहां पर कुछ जो ऑड नंबर है 1 3 5 के लिए उनको अलग कर देंगे, इवन वाले अलग कर देंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा yn at x = 0 पर। तो ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं किया इसलिए, क्योंकि इसके बाद लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है, और लेबनिज थ्योरम आपको बहुत अच्छे से अप्लाई करनी सभी को आ गई होगी। तो देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लेबनिज थ्योरम के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये?
क्या देख के समझ में आ रहा है कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? हाँ, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है बताएं आप लोग मुझे, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? जल्दी से बताएं अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहां पर हमें क्या करना है, एक्सपेंड एक्स की पावर वाई इन पावर ऑफ एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस वन अप टू द थर्ड डिग्री टर्म। हमें इसको एक्सपेंड करना है किसकी पावर में, एक्स माइनस वन और वाई माइनस वन की पावर में एक्सपेंड करना है। तो जल्दी से बताएं। टेलर्स थ्योरम। हाँ, तो किसी बच्चे ने कमेंट किया है टेलर्स थ्योरम, बिल्कुल। देखिए यूनिट नंबर जो हमारी 3 थी, है ना, तो उसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक्सपेंशन ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन, एक्सपेंशन ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था यहां पर हमारे पास दो थ्योरम है, टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लोरेंस थ्योरम। टेलर्स थ्योरम फॉर वन वेरिएबल, मैक्लोरेंस थ्योरम फॉर वन वेरिएबल। फिर हमने पढ़ा था टेलर्स थ्योरम फॉर टू वेरिएबल एंड मैक्लोरेंस थ्योरम फॉर टू वेरिएबल। तो कहने का मतलब यह है कि थ्योरम हमारे पास दो हैं, टेलर्स थ्योरम और मैक्लोरेंस थ्योरम, है ना। टेलर्स थ्योरम हम वन वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे और टू वेरिएबल के लिए भी हमने पढ़ा। मैक्लोरेंस थ्योरम को भी हमने दोनों के लिए पढ़ा। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो मैक्लोरेंस थ्योरम है वो टेलर्स थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है। क्या है? एक स्पेशल केस है टेलर्स थ्योरम का। अब यहां पर हमें पहचानना है कि हमें यहां पर कौन सी थ्योरम लगानी है, टेलर्स या मैक्लोरेंस, है ना। और वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है, तो देखो यहां साफ साफ पता चल रहा है कि दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है, यानी कि यहां पर टेलर्स थ्योरम फॉर टू वेरिएबल लगेगा। अब क्वेश्चन आता है कि मैक्लोरेंस थ्योरम फॉर टू वेरिएबल क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखो जो मैक्लोरेंस थ्योरम होती है टू वेरिएबल में, मैक्लोरेंस थ्योरम चाहे वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल हो, वो जीरो के अबाउट होती है ना। तो अगर इसमें हमसे ये पूछा होता कि एक्सपेंड एक्स की पावर वाई इन द पावर ऑफ एक्स एंड वाई, तब हम लगाते मैक्लोरेंस थ्योरम फॉर टू वेरिएबल। यहां पर x माइनस वन और y माइनस वन की पावर में पूछा है, यानी कि x माइनस ए और y माइनस ए, यानी कि ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये a कॉमा b के अबाउट हो रहा है, यानी कि एक्सपेंशन वन कॉमा वन के अबाउट हो रहा है। किसके अबाउट हो रहा है? वन कॉमा वन के। तो यानी कि यहां पर टेलर्स थ्योरम लगेगी टू वेरिएबल के लिए, ठीक है ना। अगर ये एक्सपेंशन जीरो कॉमा जीरो के अबाउट होता तो यहां पर मैक्लोरेंस थ्योरम लगती टू वेरिएबल के लिए। चलिए, तो हमें समझ में आ गया कि यहां पर टेलर्स थ्योरम का यूज करना है फॉर टू वेरिएबल। तो देखो जब हमें टेलर्स थ्योरम को यूज करना हो टू वेरिएबल के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स, जो आपको गिवन फंक्शन है उसको एफ एक्स वाई मान लेंगे, है ना। यहां पर आप जरा ध्यान देना, एफ एक्स का मतलब क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये आ गया ना। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ। अब यहां पर देखो डबल पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, एफ एक्स एक्स, यानी कि एफ का पार्शियल डेरिवेटिव दो बार करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इन सबको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए एफ एक्स वाई हो गया, इसको आपको क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो एक्स की पावर वाई का अगर एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक्स के तो यहां पर एक्स वेरिएबल है, यानी कि वाई यहां पर एन का काम कर रहा है, तो यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा एक्स की पावर एन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, एन की जगह यहां वाई लिखा है। इसी तरीके से आप ये सब डिफरेंशिएट करते जाएंगे। अब देखो इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, a की पावर x का, क्योंकि यहां x जो है वो a का काम कर रहा है, कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन, a की पावर x log a होता है। तो यहां पर क्या हो गया, x की पावर y log x हो गया। तो इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते हुए आपको ये सारे डेरिवेटिव क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। देखो क्या क्या निकालना है आपको, f, fx, fy, fxx। इसका मतलब क्या है, आपको f का पार्शियल डेरिवेटिव करना है दो बार x के रेस्पेक्ट में। fxy, इसका मतलब है f का पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में। fyy, f का दो बार पार्शियल डेरिवेटिव करना है, दोनों बार y के रेस्पेक्ट में करना है। अभी इसके बाद भी है fxxx, यानी कि f का पार्शियल डेरिवेटिव तीन बार करना है x के रेस्पेक्ट में। फिर f का पार्शियल डेरिवेटिव तीन बार करेंगे, दो बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में। यहां पर एक बार x के, दो बार y के, और यहां पर तीनों बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे, और इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज
आती जाएंगी। देखो बहुत ध्यान से करना है, अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना आता है ना, और आपको सारे फॉर्मूले याद हैं डिफरेंशिएशन के, तो इसमें करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आप यूज करेंगे टेलर्स थ्योरम का। नाउ यूजिंग टेलर्स थ्योरम, अब देखो जरा यहां पर टेलर्स थ्योरम, अब ये थ्योरम जो है आपको याद करनी होगी, क्योंकि थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो काफी बड़ा है, लेकिन मैंने आपको पहले बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कैसे आपको याद करना है ना। तो यहां पर ये टेलर्स थ्योरम मैंने लिख दी है पूरा कंप्लीट। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। लेकिन वैल्यूज पुट करने से पहले आप यहां पर, जैसे आपने एफ एक्स वाई तो निकाल लिया, आपको क्या चाहिए, आपको एफ वन वन चाहिए। आप एक्स की जगह पर, अब जरा ध्यान देना, यहां पर आप वन पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? वन वन। एक्चुअल में ये एफ ए कॉमा बी हो जाएगा हमारा। तो यहां पर आप एफ वन वन निकालेंगे, यहां भी वन रखेंगे, यहां भी वन रखेंगे, तो वैल्यू वन आएगी। यहां पर देखो, यहां भी वन रखेंगे, सब जगह वन रखेंगे, वैल्यू वन आ जाएगी। इसमें जब आप वन रखेंगे देखो ये लॉग वन हो जाएगा, लॉग वन जीरो होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो आ गई। यहां पर आप सभी जगह वन रखेंगे, तो देखो वन रखने पे ये वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और यहां भी वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, यानी कि ये सब कुछ जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये जीरो आ गया। उसके बाद एफ एक्स वाई, यहां ये वाला पार्ट जीरो आ जाएगा और ये वन आ जाएगा, तो वन आंसर आ गया। इसमें अगर आप एक्स की जगह वन रखेंगे तो लॉग वन हो जाएगा, लॉग वन जीरो होता है, देखो जीरो आ गया। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आती जा रही है। यहां पर आप वन वन रखेंगे, देखो जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये वन माइनस वन जीरो। यहां आप वन वन रखेंगे तो ये पार्ट तो जीरो आ गया, और इस पार्ट से आपके पास वन आ जाएगा। इसमें आप रखेंगे वन वन, तो ये पार्ट जीरो और ये पार्ट भी जीरो, जीरो ही आएगा। इसमें अगर आप वन रखेंगे तो ये भी जीरो आएगा। सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। आप सिर्फ टेलर्स थ्योरम फॉर टू वेरिएबल का स्टेटमेंट लिखेंगे, जो कि काफी बड़ा है। इसमें ये सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर देंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर भी आ जाएगा। लेकिन इसमें आपसे एक चीज और पूछी थी, तो ये तो आ गया इसका एक्सपेंशन, लेकिन इसमें एक चीज और पूछा है। क्या पूछा है? एंड हेंस इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना है। तो देखो कंपेयर करो, एक्स की जगह लिखना आपको 1.1 और वाई की जगह लिखना 1.02। तो ये आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर, तो आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास 1.1 की पावर 1.02 है, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट में जाके x की जगह 1.1 और y की जगह 1.02 पुट करना है दोनों साइड में, और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 5 का बी पार्ट, 5 का बी पार्ट देखिए। हाँ, अब 5 के बी पार्ट की अगर हम बात करें तो क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है? कौन से टॉपिक का है, कहां पढ़ा था हमने, जल्दी से बताएं। हाँ, 5 का बी पार्ट, फाइव का बी पार्ट फाइव का बी देखिए, 5 का बी, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज ओपन एट द टॉप हैज ए कैपेसिटी ऑफ 32 सीसी, है ना। देखिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कौन से टॉपिक का है अगर हम ये बात करें, है ना, तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन है लैग्रांजे मेथड का। अगेन मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन है। तो देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा से एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का एक क्वेश्चन इस पेपर में पहले भी था, जिसमें हमसे क्रिटिकल पॉइंट्स पूछे थे। क्या पूछे थे? क्रिटिकल पॉइंट्स। ये मैक्सिमा एंड मिनिमा का दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन था 2 नंबर में वो 2 वेरिएबल से था, ये मैक्सिमा एंड मिनिमा है 3 वेरिएबल का, यानी कि लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का ये क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो कि टॉप से ओपन है, विच इज ओपन एट द टॉप, हैज ए कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी है? 32 सीसी है। कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम। डिटरमाइन यूजिंग लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। अब हमें क्या करना है, लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का यूज करके हमें देखो क्या कैलकुलेट करना है, द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की डायमेंशन फाइंड करनी है ना, सच दैट लीस्ट मटेरियल इज यूज्ड या रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्स। अब देखो जो पेपर में क्वेश्चन आया है, इसमें जैसे यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? डिटरमाइन यूजिंग लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया उसमें ये चीज लिख के नहीं दिया है, यानी कि क्या लिखा है? कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स सच दैट लीस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्स।
यानी कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का नाम नहीं लिखा गया है, यानी कि खुद आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? चलिए तो कैसे करेंगे इसको। अब देखिए लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर आपको यूज करना है। तो लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर के क्या क्या स्टेप होते थे, तो सबसे पहले तो लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में आपको दो चीज आइडेंटिफाई करनी होंगी। पहले एक तो आपको गिवन फंक्शन, जिस फंक्शन को आपको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है वो फंक्शन आपको पता करना होगा, और आपको गिवन रिलेशन पता करनी होगी। चलिए देखिए, तो यहां पर हमसे क्या कहा गया कि डायमेंशन निकालनी है बॉक्स की, लीस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड। तो देखो यहां पर क्या है, लीस्ट मटेरियल का मतलब क्या, लीस्ट मटेरियल कब होगा, जब सरफेस एरिया कम होगा तभी तो मटेरियल भी कम होगा। यानी कि हमें यहां पर सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, और गिवन क्या है, गिवन है हमें वॉल्यूम। तो यानी कि हमें गिवन है वॉल्यूम, यानी कि गिवन कंडीशन वॉल्यूम है, और हमें डिटरमाइन और हमें मैक्सिमाइज किसको करना है, मैक्सिमाइज नहीं करना, मिनिमाइज करना है किसको, सरफेस एरिया को। तो सबसे पहले जो हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को हम मान लेते हैं। तो लेट एक्स वाई जेड बी द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स। ये हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हो गई। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम, है ना। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 32 है, इसको राइट साइड लेफ्ट में ले आएंगे तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड माइनस 32 हो गया। और ये जो हमारे पास है ये गिवन है, तो इसको हम 5 मान लेंगे। जो हमारे पास गिवन कंडीशन होती थी उसको हम क्या मान लेते हैं, 5। तो ये आ गया हमारे पास 5। अब क्या करेंगे, नाउ सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। अब हम बॉक्स का सरफेस एरिया लिखेंगे, है ना। सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स ओपन एट द टॉप। अब सिंपल सी बात है, ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड पे ओपन ऊपर वाला सरफेस नहीं है, टॉप नहीं है। तो टॉप नहीं है तो क्या होगा, एक एलबी कम हो जाएगा। भाई टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो यहां पर L हमारा कितना है x और B कितना है y, तो यहां पर 2xy की जगह एक सिंगल xy आएगा। क्यों, क्योंकि टॉप ओपन है। अगर टॉप क्लोज होता तो ये 2xy होता, 2yz 2zx। तो ये हमारे पास हो गया गिवन फंक्शन, जिसको हमें करना है मिनिमाइज। क्या करना है, मिनिमाइज। अब देखें आगे क्या करेंगे। नाउ कंसीडर द लैग्रांजे फंक्शन। अब हम लैग्रांजे फंक्शन को कंसीडर करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता था। अब देखो ध्यान से सुनिए, हमने 2 स्टेप कर लिए। कौन कौन से, हमने फंक्शन भी आइडेंटिफाई कर लिया, हमने रिलेशन भी आइडेंटिफाई कर ली। अब हम लैग्रांजे फंक्शन का यूज करेंगे। लैग्रांजे फंक्शन क्या होता है, कंसीडर लैग्रांजे फंक्शन कैपिटल fxyz इक्वल टू fxyz प्लस, ये हमारे पास लैग्रांजे फंक्शन की फॉर्म हो गई, है ना। ये fxy जो है ये लैग्रांजे फंक्शन है, जिसको हम इक्वल मानेंगे किसके, गिवन फंक्शन के, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ गिवन रिलेशन। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, fxyz की वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी भी वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करना, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसका जो टोटल डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। क्या होगा, टोटल डेरिवेटिव होगा 0। यहां से हमें मिलेंगे 3 इक्वेशन। अब जरा ध्यान देना शॉर्टकट में कैसे 3 इक्वेशन लिखी जाती है। देखो आप क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक बार x के रेस्पेक्ट में, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। जब आप इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक और इक्वेशन मिल जाएगी। जब आप z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक और इक्वेशन मिल जाएगी। देखो जरा ध्यान से, अगर इसको मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूं तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखना। एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव y हो जाएगा क्योंकि x का 1 आ जाएगा, y z का हो जाएगा 0, ये तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें x है नहीं, है ना। इसका हो जाएगा 2z, तो देखो ये y आ गया और इसका आ गया 2z। इधर आ जाओ, देखो यहां पर लैम्डा एक्स वाई जेड है, इसमें से x का 1 हो जाएगा, लैम्डा वाई जेड आ जाएगा, ये आ गया लैम्डा वाई जेड, एन इक्वल टू में 0 और इक्वल टू में आ गया 0। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करो, इसी को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो इसका, y के रेस्पेक्ट में। तो जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से x मिलेगा, यहां से देखो यहां से 2z मिलेगा, और इसमें y है नहीं, ये कुछ नहीं मिलेगा 0, और यहां पर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो लैम्डा एक्स जेड मिलेगा, और जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो तीसरी इक्वेशन मिलेगी। और मैंने आपको बताया था लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना। यहां तक के स्टेप तो फिक्स रहते हैं, है ना। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे, है ना। उन्हीं 2-3 तरीकों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखो यहाँ वाई जेड है, यहाँ एक्स जेड है, यहाँ एक्स वाई है, तो यहाँ एक्स की कमी है, यहाँ वाई की कमी है, यहाँ जेड की कमी है। तो इक्वेशन 3 को एक्स से, 4 को वाई से और 5 को जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये 3 इक्वेशन और आ जाएंगी। अब यहां से देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 32 थी, इसके जगह आप 32 पुट कर दें, तो हमारे पास 32 पुट करेंगे, तो यहां से आप देखो तो ये 32 लैम्डा, ये भी 32 लैम्डा और ये भी 32 लैम्डा। आप क्या करिए, इन तीनों इक्वेशन से 32 लैम्डा निकाल लीजिए। देखो यहां से आपने 32 लैम्डा निकाला इस इक्वेशन से, तो ये आ गया। यहां से अगर आप 32 लैम्डा को निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और यहां से निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 8, 9 और 10 तीनों की राइट साइड सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 8 और 9 को कंपेयर करिए। तो जब इनकी राइट साइड सेम है तो लेफ्ट भी सेम होगी, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहां से z की वैल्यू 1 आएगी 0, 1 आएगी x इक्वल टू वाई। तो देखो यहां से आपको सिंप्लीफाई करने के बाद z 0 मिल गया और x इक्वल टू वाई मिल गया। अब जरा ध्यान से समझे, क्या z 0 हो सकता है? भाई z आपकी क्यूबाइड की डायमेंशन थी, है ना, तो क्यूबाइड की डायमेंशन 0 तो होगी नहीं। अगर क्यूबाइड की डायमेंशन 0 होगी तो वो क्यूबाइड कहां बचेगा फिर, है ना, तो इसलिए z 0 नहीं हो सकता। तो x इक्वल टू वाई, यानी कि हमारे पास 3 डायमेंशन थी x y z, इसमें से x और y बराबर है, इक्वल है। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर हमने किसको कंपेयर किया था, 8 और 9 को, अब हम 9 और 10 को कंपेयर कर देंगे। तो जब आप 9 और 10 को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x अगेन 0 मिलेगा, तो ये 0 नहीं हो सकता, तो y इक्वल टू 2z। इसका मतलब क्या हुआ, x और y बराबर है और y 2z के बराबर है, तो x इक्वल टू y इक्वल टू 2z, यानी कि x और y की वैल्यू 2z के बराबर है। अब हमारा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, गिवन कंडीशन का यूज करेंगे, जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करेंगे। क्या थी गिवन कंडीशन, एक्स वाई जेड इक्वल टू 32। यहां पर आप x और y की जगह 2z वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां से z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास z क्यूब इक्वल टू 8 और z इक्वल टू आ जाएगा 2। z कितना आ जाएगा 2, और अगर z 2 आ गया तो x और y तो 2z के बराबर थे, तो ये दोनों 4 4 आ जाएंगे। तो बॉक्स की डायमेंशन क्या होगी, 4 4 2, है ना। तो इस बॉक्स में लीस्ट मटेरियल कब लगेगा, जब इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 4 4 एंड 2, यानी कि लेंथ 4 होनी चाहिए, ब्रेड्थ 4 होनी चाहिए और हाइट 2 होनी चाहिए, तो तब हमारा इसका मटेरियल क्या होगा, लीस्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 का ए पार्ट, है ना, तो 6 में 2 पार्ट है, ए और बी, तो ए पार्ट सामने है आपके और बी पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो देखिए 6 का ए पार्ट क्या है, देखें तो 6 का ए पार्ट, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर हमें चेंज करना है, उसके बाद इसको इवेल्युएट करना है। तो देखिए यूनिट नंबर 4 जब हमने मल्टीपल इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे थे, या मल्टीपल इंटीग्रेशन का जब मैंने आपको रिवीजन भी कराया था, तब भी मैंने आपको बोला था कि जो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बहुत अच्छे से आपको करना है, क्योंकि वहां से जनरली क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट होता है एकेडीयू में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस 10 ईयर्स में कम से कम 3 से 4 बार तो यही क्वेश्चन आया अकेले। तो क्या है क्वेश्चन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, हमें इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है, ऑर्डर क्या करना है, चेंज करना है, और उसके बाद इसको इवेल्युएट करना है। मतलब ऑर्डर को चेंज करके क्या करेंगे, इसको इवेल्युएट करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो देखिए इंटीग्रेशन का ऑर्डर पहले चेंज करेंगे, फिर इसको इवेल्युएट करेंगे। अब सबसे पहले यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम ऑर्डर को चेंज करेंगे क्यों, ऑर्डर को चेंज करने से क्या फायदा है ना। तो देखिए ऑर्डर को चेंज करने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। हम ऑर्डर को चेंज करते हैं जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो सम कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन बिकम इजी आफ्टर द चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे, देखिए चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है और उसके बाद इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन लिख लेंगे, ये रहा हमारा इंटीग्रेशन, है ना। अब यहां पर देखो गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर को चेंज करने का देखिए क्या क्या करेंगे। सबसे पहले आप गिवन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे, ये हमने गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लिखी। फिर इनका कर्व ड्रॉ करेंगे, जैसे पहला देखो क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, ये पैराबोला ड्रॉ कर दिया। फिर y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये एक लाइन है, इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। कैसे ड्रॉ करना है ये टेबल बना के करेंगे। फिर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या है, y एक्सिस है, तो y एक्सिस हमारी हो गई। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 एक लाइन होगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहां पर सबको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसका, इस पैराबोला का और इस लाइन का। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है,
इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारा आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्या करना है, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका। अब देखो जरा ध्यान से देखना, अब यहां पर हमें ये देखना है कि जो हमारी गिवन स्ट्रिप है वो क्या है। देखो अब अगर यहां पर आप ध्यान से देखें तो हमारी जो गिवन स्ट्रिप है वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, कैसे पता चलेगा। देखो यहां पर अगर आप लिमिट को देखें गिवन इंटीग्रेशन में, तो y की लिमिट वेरिएबल है, जिसकी लिमिट वेरिएबल होती है स्ट्रिप उसी के पैरेलल होती है। तो y की लिमिट वेरिएबल है, इसलिए गिवन स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये रही हमारी गिवन स्ट्रिप जो कि y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो गिवन स्ट्रिप जो है वर्टिकल है, तो आपको अच्छे से मालूम है जब हम ऑर्डर को चेंज करते हैं तो अगर गिवन स्ट्रिप वर्टिकल है तो हमें नई स्ट्रिप लेनी होती है जो कि हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। अब यहां पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगा तो देखो यहां पर क्या होगा, अगर मैं नीचे स्ट्रिप लेता हूं तो स्ट्रिप y एक्सिस से शुरू होगी और पैराबोला पे खत्म होगी। लेकिन अगर मैं ऊपर लेता हूं तो x एक्सिस से शुरू होगी लेकिन लाइन पे खत्म होगी। यानी कि यहां पर हम एक स्ट्रिप से काम नहीं चलेगा, हमें दो स्ट्रिप लेनी होंगी। कितनी स्ट्रिप लेनी होंगी, दो। एक हम लेंगे इस वाले पार्ट के नीचे और एक लेंगे ऊपर, यानी कि एक लोअर रीजन में और एक अपर रीजन में। नीचे वाली जो स्ट्रिप है वो y एक्सिस से स्टार्ट होकर पैराबोला पे खत्म होगी और जो ऊपर वाली स्ट्रिप है वो y एक्सिस से शुरू होकर लाइन पे खत्म होगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो टेक 2 न्यू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, आपको 2 नई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास नई लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगी। क्या आ जाएंगे, न्यू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लोअर रीजन के लिए देखो जरा, लोअर रीजन में क्या हो रहा है, जो हमारे पास x है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है यहां से और पैराबोला पे जाके खत्म हो रहा है। पैराबोला में से y x को निकालो तो y x इक्वल टू अंडर रूट y आएगा, यानी कि x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर रूट y तक जा रही है। अगर मैं y की वैल्यू की बात करूं तो y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेकर के 1। y वेरी करेगा 0 से 1। फिर अपर वाले पार्ट में x जो है वो 0 से लेकर लाइन तक 2 माइनस y तक जा रहा है और y 1 से लेकर 2 तक जा रहा है। तो ये हमारे पास नई लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गई और हम यहां पर क्या करेंगे, ऑर्डर को अब चेंज कर देंगे। तो हमारे पास एक इंटीग्रल आएगा नीचे वाले रीजन के लिए, लोअर रीजन के लिए, और एक आएगा अपर रीजन के लिए। दोनों डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से फाइनल आंसर पे हम पहुंच जाएंगे। तो अगेन देखिए डबल इंटीग्रल में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक, चलिए इसके बाद 6 का बी पार्ट अगेन हमारे सिलेबस में नहीं है ना। 7 क्वेश्चन नंबर 7 है ना, जो कि 7 में भी 2 पार्ट है, ए और बी दोनों ही पार्ट हमारे सिलेबस में है। तो देखें यहां पर दोनों में से, देखिए यहां पर मैं जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूं 2 में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, 2 में से एक ही आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए यहां पर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आपको फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखिए आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव यूनिट नंबर 5 वेक्टर डिफरेंशिएशन का पार्ट है ना। वेक्टर डिफरेंशिएशन में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ा था। तो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डेल डॉट डेल एफ। अब देखिए यहां थोड़ा सा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहां घुमा के पूछा है ना। थोड़ा सा जरा ध्यान देंगे। हालांकि इसके ऑप्शन में जो दूसरा क्वेश्चन है, हाँ इसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन देखिए ये वाला, फाइंड द कांस्टेंट एबीसी सो दैट इरोटेशनल। ये कंपैरेटिवली आसान है। यहां पर ये हमें इरोटेशनल दिया और एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है, ये भी आसान है, थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करनी होगी। देखो यहां पर जरा ध्यान देना, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डेल डॉट डेल एफ। यहां पर थोड़ा सा जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें थोड़ा सा करेक्शन था। यहां पर डॉट नहीं लगा हुआ है। देखिए जो यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन है उसमें डॉट नहीं लगा, एक्चुअली में बीच में डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है। डेल और डेल एफ का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो हमसे पूछा क्या है, जरा ध्यान देंगे। हमसे पूछा है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डेल डॉट डेल एफ। इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले आप इसको कैलकुलेट करिए और इसको कैलकुलेट करके इसको फाई के इक्वल मान लीजिए और फिर उसका आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना। ध्यान देना। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, पहले आप डेल और डेल एफ को फाइंड आउट करो। एफ आपको ये दे रखा है। तो देखिए एफ हमें गिवन है, काफी बड़ा सा फंक्शन है। हम इसका पहले क्या निकालेंगे, डेल एफ निकालेंगे। डेल एफ मतलब इस एफ का ग्रेडियंट।
तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई डेल एफ, क्योंकि यहां पर फाई नहीं है एफ है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई, के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। और यहां पर आप सभी जगह पर देखिए, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा, और जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास डेल एफ। अब आपको क्या करना है, अब आपको डेल डॉट डेल एफ निकालना है। तो अब आप डेल का डेल एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये डेल की वैल्यू है, ये डेल एफ की वैल्यू है, दोनों का करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, और इसको आप मान लेंगे फाई, क्या मान लेंगे, फाई। तो आपके पास फाई ये आ गया। अब जरा ध्यान देना, आपको क्या पूछा था कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा था। तो देखिए, अगर किसी भी फंक्शन का, किसी भी सरफेस का आपसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा हो तो आप अच्छे से जानते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है ग्रेडियंट फाई इंटू एन कैप। यानी कि हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालेंगे, इसका ग्रेडियंट, फाई का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला ये लिखा आपके सामने। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, यानी कि इस पूरे फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और यहां लिखेंगे, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे और यहां लिखेंगे। तो मैंने तीनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखो यहां लिख दिया है, आई कैप, जे कैप और के कैप हमारे पास ये आ गया। अब ये किस पॉइंट पे निकालना था, 1, -2, 1 पे निकालना था। तो हमने यहां पर ये पॉइंट पुट कर दिया 1, -2, 1। तो देखो ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये ग्रेडियंट फाई की वैल्यू है, ये क्या है, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू। देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आप कह सकते हैं कि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो यहां पर लास्ट ईयर पूछा गया था, है ना। ये ग्रेडियंट फाई आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब जरा ध्यान दीजिए, ग्रेडियंट फाई आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो हमने इसका ग्रेडियंट निकाल दिया इस पॉइंट पर। इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में निकालना है, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। इस सरफेस के आपको एक नॉर्मल निकालना है और उसकी डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो पहले आप इस सरफेस पे एक नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, पहले आप इस सरफेस पे एक नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए किसी भी सरफेस पे अगर आप नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका तरीका क्या है, आप उसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए। तो ये जो हमारे पास गिवन सरफेस है, ये वाला सरफेस है ना, इस पे हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। हाँ, तो ना अब हमने ये वाला सरफेस ले लिया, ठीक है ना, इसको हमने φ1 मान लिया और अब हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। तो इसका जो ग्रेडियंट होगा वो नॉर्मल होगा सरफेस के ऊपर। तो ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया। क्या आ गया, नॉर्मल वेक्टर। इसको गिवन, अब जो हमें पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया। क्या आ गया, नॉर्मल वेक्टर। अब आप अच्छे से जानते हैं कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। तो अभी तो हमारा नॉर्मल वेक्टर आया, अब हम उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यानी कि आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। अब सीधे डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे, ग्रेडियंट फाई डॉट एन कैप, दोनों वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। ठीक है ना। और इसके बाद अब हमारे पास जो है 7 का बी, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ना, 7 का बी। ठीक, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन यहां पर, फाइंड द कांस्टेंट एबीसी। आपको 3 कांस्टेंट दिए हैं एबीसी, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट द फंक्शन इज इरोटेशनल। ये जो गिवन फंक्शन है ना, ये इरोटेशनल है, ऐसा हमें कहा गया है। तो देखो ये क्या करेंगे आप, कोई फंक्शन इरोटेशनल कब होता है, जब उसका कर्ल 0 के बराबर होता है। तो आप इसके कर्ल को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सिंस एफ वेक्टर इज रोटेशनल, तो इसका कर्ल क्या होगा, 0 होगा। तो जब आप इसके कर्ल को 0 पुट करेंगे, अब जरा ध्यान देना, इसके कर्ल को 0 पुट करना है, तो कर्ल का यहां पर फॉर्मूला लिखा और इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये आपके पास 3/3 का डिटरमिनेंट है, इसको आप ओपन करेंगे, इसको आप ओपन करेंगे। तो पहले आई कैप लिखेंगे तो ये हट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे आप वाई के रेस्पेक्ट में, है ना, और माइनस इसका पार्शियल डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये आई कैप के साथ आ जाएगा। इसी तरह से जे कैप के साथ भी आ जाएगा और के कैप के साथ भी आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा, है ना, यानी कि C+1 आई कैप -4 - a जे कैप प्लस के B -2 के कैप, यानी कि आपके पास आ जाएगा यहां पर ये वैल्यू।
अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखो ये हमारे पास आ गया। अब यहां से हम वैल्यू कैसे पता करेंगे? देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब आई जे के कोफिशिएंट इक्वल हो। यहां पर जो ये लेफ्ट साइड है हमारी, ये जीरो वेक्टर के बराबर है, और जीरो वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप। तो यहां पर अगर आप कंपेयर करें तो c+1 की वैल्यू जीरो है, यानी कि c की वैल्यू -1, a-4 की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब a की वैल्यू 4, और b-2 की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब b की वैल्यू 2। बात समझ में आ गई? तो यहां से c, a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब देखो c, a, b की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए, इन सभी वैल्यू को उठा के आप रख देंगे इस गिवन f में, इस f में पुट कर देंगे, तो आपको एक f वेक्टर, एक फंक्शन मिल जाएगा f। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें एक्चुअल में जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या पूछा है? एंड हेंस फाइंड फाई। आपसे फाई कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, फाई, है ना? तो फाई कैसे कैलकुलेट होंगे? देखो यहां पर आपको दिया है कि इफ f वेक्टर इक्वल टू ग्रेडियंट फाई, फाइंड फाई। और देखो ये जो वैल्यू आपके पास लिखी है ना, ये फाई की वैल्यू, तो यहां पर तो लिखा है कि फाई की वैल्यू इतनी है। जो आपको एकेटी में क्वेश्चन आया है उसमें से 2022 में, उसमें कहा है कि फाइंड फाई, यानी कि ये लिख के नहीं दिया, आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? तो देखिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था यहां पर, वेलोसिटी स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये फॉर्मूला है स्केलर पोटेंशियल फंक्शन का, d इक्वल टू एफ डॉट डी आर। एफ आपको पता है, डी आर आपको पता है, आप यहां पर एफ डॉट डी आर लगाएंगे, यहां पर जो भी आएगा इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो आपको मिलेगा वो यही फंक्शन होगा, ये मिल जाएगा आपको। यानी कि आप इसको इंटीग्रेट करके बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको कंप्लीट कर लेना, यहां से फाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक। तो देखो ये 2022 का हमारा क्वेश्चन पेपर था जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, है ना? तो यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चंस थे, देखिए इस पेपर में, ये जो हमारा पेपर था लास्ट ईयर का, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, है ना? लेकिन फिर भी अगर आप इसमें देखें, जितने भी क्वेश्चन इसमें आए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक से थे। सभी क्वेश्चन क्या थे? इंपॉर्टेंट टॉपिक से थे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से नहीं था। हाँ, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल ज्यादा था, बाकी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अब अगर एक चीज इसमें ध्यान दें, इसमें कोई भी क्वेश्चन अल्फा बीटा गामा फंक्शन का, बीटा अल्फा बीटा का नहीं था। जो हमने गामा फंक्शन पढ़ा था या बीटा फंक्शन पढ़ा था वहां का नहीं था, क्योंकि बीटा और गामा फंक्शन जो टॉपिक है वो हमारा इस बार नया ऐड हुआ है, उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं होंगे। हाँ, और बाकी जो टॉपिक मैंने आपको बताया, जो हमारे जैसे हमारा फॉर एग्जांपल यूनिट नंबर 1 में डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो अब सिलेबस में नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है, जिनके क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर नहीं बताए। बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया है जो क्वेश्चन हमारे इस बार सिलेबस में हैं, ठीक है? तो अब आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार करके देखें। ओके, थैंक यू सो मच।